स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। अध्याय 59। 7 दिन। मायन मंगलवार को आए। वो बिना किसी पूर्व सूचना के आए थी। उसने 3 दिन पहले खबर भेजी थी लेकिन अंगरक्षकों एस्कॉर्ट को मना कर दिया था और वो किराए के तटीय व्यापारी की गाड़ी पर सिर्फ एक बैग लिए हुए उस भाव के साथ पहुंची मानो उसने कोई निर्णय ले लिया हो और वो उस पर किसी असमंजस का दिखावा नहीं करना चाहती थी। मैं उससे गेट पर मिला। उसने महल को उसी तरह देखा जैसे मुझे पहली बार वेत में देखने पर देखा था, आकलन करते हुए, दिशा तय करते हुए, कोई प्रतिक्रिया देने से पहले किसी चीज के आकार प्रकार को समझते हुए। यह मेरी उम्मीद से बड़ा है, उसने कहा। यह बहुत भव्य है, मैं सहमत हुआ। पहला हफ्ता काफी भ्रमित करने वाला होता है। मैं पहले भी राजधानी आ चुकी हूं। 43 साल पहले गिल्ड के काम से। उसने मीनारों को देखा। तब ये छोटा था या तुम छोटी थी, शायद दोनों। उसने अपना बैग उठाया। वॉल्ड्रिस कहाँ है? पूर्वी बगीचे में। उसने तुमसे वहीं मिलने के लिए कहा था। उसने एक बार सिर हिलाया। व्यवहारिक अंदाज में, मुझे ले चलो। मैं उसे बगीचे तक ले गया और प्रवेश द्वार पर रुक गया। मैं तुम दोनों को अकेले छोड़ देता हूं, मैंने कहा। मायन रुकी। उसने मुझे उस साफ साफ देखने वाली समझ के साथ देखा जिसे मैं अब महसूस कर रहा था कि दरवाजा खुलने के बाद वो हर चीज को ठीक इसी तरह देखती थी। कोई रणनीतिक मूल्यांकन नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से देखना। तुम रुकने वाले थे। मुझे लगा शायद तुम लोग गोपनीयता, प्राइवेसी चाहती हो। शायद, उसने कहा, लेकिन मैं ये भी चाह सकती हूँ कि। वह रुकी। कोई ऐसा व्यक्ति जो पूरे संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को समझता हो। अगर स्थिति मुश्किल हो जाए तो क्या तुम ये चाहती हो या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है? उसने इस पर गंभीरता से विचार किया। दोनों। हाँ, इसलिए मैं वहीं रुक गया। वॉल्ड्रिस बेंच पर बैठी थी। उसने बगीचे के रास्ते पर हमारी आहट सुनी और मुड़ने से पहले बिल्कुल स्थिर हो गई। एक ऐसी विशिष्ट स्थिरता जो किसी के खुद को बहुत सावधानी से संभालने पर दिखती है। फिर वह मुड़ी। दोनों महिलाओं ने बगीचे की 15 फीट की दूरी से एक दूसरे को देखा। मैंने पुनर्मिलन, रियूनियन के बारे में पढ़ा था। अपनी लिखी जा रही डायरी के शुरुआती हिस्सों में उनके बारे में लिखा भी था। मुझे लगा था कि मैं उनके स्वरूप को समझता हूँ, राहत, शिकवे, शिकायतें, और इस बीच के समय में जो कुछ बीता था और जो खो गया था, उसकी जटिल परतें। जो वास्तव में हुआ वो इन सबसे कहीं अधिक सरल और बड़ा था। वॉल्ड्रिस ने कहा, मायन। मायन ने कहा, तुम बूढ़ी हो गई हो। वॉल्ड्रिस हंस पड़ी, हैरान होकर, खुलकर, किसी ऐसे व्यक्ति की हंसी जिसने इस तरह की शुरुआत की उम्मीद नहीं की थी। तुम भी तो हो गई हो। मेरे जीवन के 30 साल अच्छे बीते, मायन ने कहा। शांत, उपयोगी, मेरे अपने। वह आगे बढ़ी। 2 फीट की दूरी पर रुकी। तुम्हारे 30 साल बेहद भयानक बीते। हाँ, मैं तुमसे नाराज हूं। मुझे पता है। योजना के लिए नहीं। मायन की आवाज बहुत नपी तुली थी। मुझे न बताने के लिए। मुझे यह विश्वास दिलाए रखने के लिए कि तुम। वह रुकी। 1 दशक तक मुझे लगता रहा कि मैं इस दुख को अकेले धो रही हूं। तुम अकेली नहीं थी। मैं अब ये जानती हूं। मायन कुछ पल के लिए शांत रही। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। हाँ, वॉल्ड्रिस ने धीरे से कहा। मुझे बताना चाहिए था। वह रुकी। मैं तुम्हें इसमें दोबारा घसीटे जाने से बचा रही थी। मैंने खुद से यही कहा था। मुझे लगता है सच ये था कि मैं खुद को उस बातचीत से बचा रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करती, क्योंकि तुम शायद सफल हो जाती। एक लंबा ठहराव। और मैं रुकने के लिए तैयार नहीं थी। बगीचे में सन्नाटा था। झाड़ी में कहीं कोई पक्षी चहक रहा था। क्या तुम अब तैयार हो? मायन ने पूछा। रुकने के लिए? वॉल्ड्रिस ने अपने हाथों को देखा। हाँ, मुझे लगता है कि मैं बरसों से तैयार थी। बस मेरे पास। उसने ऊपर देखा। इसकी जगह कुछ और बनने के लिए कोई रास्ता नहीं था। इकलौते उद्देश्यों के साथ यही समस्या होती है, मायन ने कहा। वे दूसरी चीजों के लिए जगह नहीं छोड़ते। नहीं। तुम क्या कर रही हो? अब यहां डीब्रीफिंग्स, दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन। गिल्ड के पुनर्गठन को उस संग्रह के ज्ञान की आवश्यकता है जो मैंने इकट्ठा किया है, इसलिए सेराफिन। वह रुकी। ये किसी चीज की ओर बढ़ते हुए 43 साल तक निर्माण करने जैसा नहीं है, लेकिन यह वास्तविक है, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा महसूस करूंगी। एक ऐसे तरीके से उपयोगी होना जिसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। मायन ने उसे काफी देर तक देखा। फिर वो उसके बगल में बेंच पर बैठ गई। कोई नाटकीय हाव भाव नहीं, बस उसके सामने खड़े होने के बजाय उसके साथ बैठने का चुनाव। मैंने दुकान का नाम उसकी पसंदीदा जगह पर रखा था, उसने कहा।
मुझे पता है, वाल्रस की आवाज बहुत धीमी थी। मुझे 12 साल पहले पता चला था, जब मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला था। क्या इससे मदद मिली? जानने से? हाँ, वाल्रस ने कहा। ये जानने से कि वो अभी भी कि उसे कहीं संजो कर रखा गया है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उसे याद रखता है। एक ठहराव। हाँ, इससे मदद मिली। वे सुबह के बगीचे में बेंच पर एक साथ बैठी रहीं। मैं कुछ पल और बगीचे के प्रवेश द्वार पर रुका रहा, उन दो लोगों को देखता रहा जिन्होंने दुख के समानांतर पैरेलल 43 साल बिताए थे और अब उन्हें लंबवत परपेंडिकुलर मिलन बिंदु मिल गया था। वो जगह जहां वे आखिरकार इसके भीतर एक दूसरे के विपरीत होने के बजाय एक दूसरे के साथ खड़ी हो सकती थी। फिर मैं चुपचाप वापस अंदर चला गया। कुछ चीजों को किसी गवाह की जरूरत नहीं होती, उन्हें बस एक खुला छोड़ दिया गया दरवाजा चाहिए होता है और कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता हो कि कब पीछे हट जाना है। चैप्टर 60 द वॉल स्पीक्स। मरे के आने के 3 दिन बाद हम सब लेवल तहखाने में गए। हम पांचों, केएल, सेरेफीन, मरे, वाल्ड्रस और मैं। सब लेवल में इससे पहले कभी एक साथ 5 लोग नहीं आए थे। जगह काफी कम थी, किसी ने इस बारे में बात नहीं की। मरे ईस्ट वॉल पूर्वी दीवार के पास खड़ी थी, सबसे पुरानी परत, सबसे नीचे प्री बागेन वेयर स्क्रिप्ट और उसके ऊपर सदियों से इकट्ठा हुई बाकी परतें, और वो काफी देर तक खामोश रही। यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, उसने आखिरकार कहा, कि ये सब अभी भी यहाँ है। द स्ट्रक्चरल एनकोडिंग, ये एक कॉर्ड धुन की तरह है। हर लेयर एक अलग नोट है और सब मिलकर वो रुकी। ये ऐसा है जैसे बिल्डिंग का डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बजाय उसकी हिस्ट्री को सुनना। क्या तुम सबसे पुरानी लेयर पढ़ सकती हो? सेरेफीन ने पूछो। उसके पास उसकी नोटबुक तैयार थी। प्री बागेन सेक्शन। मेरे पास एक पार्शियल ट्रांसलेशन था लेकिन स्ट्रक्चरल एनकोडिंग। मुझे एक पाल दो। हमने उस एक पाल दिया। कुछ पाल दिए। वो धीरे धीरे दीवार के साथ आगे बढ़ी, उसका एक हाथ पत्थर से थोड़ा ऊपर घूम रहा था बिना उस छुए। उसका परसेप्शन कुछ ऐसा कर रहा था जो कमरे में बाकी सबके लिए इनविजिबल था लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो खुला, महसूस करने वाला भाव जो वेद के बाद से उसके चेहरे पर था, जिसका मतलब था कि दरवाजा पूरी तरह खुला है। ये आर्किटेक्ट का अकाउंट विवरण है, उसने कहा। तुम सही थी सेरेफीन। द फॉलिंग, द शैटरिंग। लेकिन यहाँ वो रुकी। यहाँ अकाउंट से कुछ ज्यादा है। यहाँ एक लंबा ठहराव। ये सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा कि क्या हुआ था। ये क्या? मैंने पूछो। ये रिकॉर्ड कर रहा है कि इस बारे में करना क्या है। वो हमारी तरफ देखने के लिए मुड़ी। आर्किटेक्ट को फॉलिंग के ठीक बाद के शुरुआती दौर में अच्छे से पता था कि किस चीज की जरूरत होगी। एक ब्रिज, पुल, कोई ऐसा जो इस साइकिल से बाहर का हो। उसने पूरी स्पेसिफिकेशन लिखी थी, सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि स्पेसिफिक्स भी। किस तरह की क्वालिटी चाहिए, क्या अप्रोच होगी, यहां तक कि वो वापस दीवार की तरफ मुड़ी। यहां तक कि सीक्वेंस, क्रम भी। वो ऑर्डर जिसमें सारे कंपोनेंट्स को अलाइन होना था। द सीक्वेंस, कैल ने कहा। सील एंकर को सबसे पहले आना था, मरे ने पढ़ते हुए धीरे से कहा। सील के लिए एक लिविंग एंकर जो वॉलंटरीली अपनी मर्जी से बनाए रखा जाए। थोपा हुआ नहीं, चुना हुआ। उसने कैल की तरफ देखा। वो तुम हो। 9 years of chosen maintenance। स्पेसिफिकेशन कहती है कि ब्रिज को फंक्शन करने देने के लिए एंकर की मौजूदगी जरूरत थी ताकि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर मैं सील को होल्ड नहीं कर रहा होता, कैल ने बहुत ध्यान से कहा, तो तुम को रिस्टोर नहीं कर पाती। अगर तुम सील को होल्ड नहीं कर रहे होते तो रेस्टोरेशन की कंडीशंस हाई एग्जिस्ट नहीं करती, मरे ने कन्फर्म किया। इसके लिए सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड में एक स्टेबल एंकर चाहिए था। वारना ब्रिज के पास वापस लौटने के लिए कुछ होता ही नहीं। कैल के चेहरे पर एक सुकून सा आ गया, कुछ ऐसा जो पहले से अनरिजॉल्व था। चुपचाप बैकग्राउंड में उस अब एक फ्रेम मिल गया था। मैं सिर्फ एक क्राइसिस मैनेज नहीं कर रहा था, उसने कहा। तुम एक कंडीशन क्रिएट कर रहे थे, मरे ने कहा। स्पेसिफिक, नेसेसरी, इरिप्लेसेबल। वो वापस दीवार की तरफ मुड़ी। द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट, द गाइड। वो रुकी। कोई ऐसा जो वॉइड की जियोग्राफी को जानता हो, कोई ऐसा जो फिजिकल और वॉइड के बीच के स्पेस में नेविगेट कर सके। द बनीथ दैट होल्ड्स, सेरेफीन ने कहा। द बनीथ, हाँ, लेकिन कुछ और भी है। मरे का हाथ एक स्पेसिफिक सेक्शन पर गया। अ सेकेंडरी गाइड।
कोई ऐसा जो स्ट्रक्चरल फोर्सेस को डायरेक्टली परसीव कर सके और एंकर पॉइंट को अपर आर्किटेक्चर में होल्ड करके रख सके जब तक ब्रिज वहां से गुजर रहा हो। वो मुड़ी और उसने मेरी तरफ देखा, फिर वापस दीवार की तरफ, फिर से मेरी तरफ। वो मैं हूं, उसने कहा। क्वाइट। समझ धीरे धीरे आ रही थी। मेन नॉर्दर्न कॉन्फ्लिक्ट में थी। मैंने माउंटेन सील स्टोन्स में आर्किटेक्ट को परसीव किया था। मैंने 30 साल बिताए। वो रुक गई। मुझे लगा मैं भाग रही थी, लेकिन जिस परसेप्शन को मैंने दबा दिया था, अगर मेन यूज करती रहती, अगर मैंने वो दरवाजा बैंड नहीं किया होता, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हो जाती, मैंने कहा। स्ट्रक्चरल फोर्सेस से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाती। वॉइड गॉड की तकलीफ जेहेल पाना ओवरवेलमिंग होता। इस परसेप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए दरवाजा 30 साल तक बैंड रखना जरूरी था। वो बिल्कुल खामोश थी, ताकि जब कंडीशंस फाइनली सही हो, तब मैं इसे खोल सकूं। जब वॉइड गॉड स्टेबल हो। वो रुकी। मुझे लगा मैं चीजों को ना महसूस करने का ऑप्शन चुन रही हूं। स्पेसिफिकेशन कहती है, इस परसेप्शन को एक पीरियड ऑफ रेस्ट की जरूरत थी। प्रेजर्वेशन, डिस्टेंस से प्रोटेक्टेड। तुम भाग नहीं रही थी, वल्ड्रीस ने कमरे के एक कोने से धीरे से कहा। तुम रेस्ट कर रही थी। मैं दोनों कर रही थी, मरे ने कहा। प्रोबेबली। मुझे नहीं लगता कि आर्किटेक्ट मेरे 30 सालों पर पूरी तरह अपना दावा कर सकता है। एक छोटा ठहराव, फिर बहुत धीरे से, लेकिन इससे हेल्प मिलती है। ये जानकर कि यूएस चीज का भी एक उस था। वो दरवाजा बैंड होना सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, वो नेसेसरी था, मैंने कहा। तुम्हारी स्पेसिफिक हिस्ट्री, जिस तरह से सब कुछ हुआ, वो सब इस स्पेसिफिकेशन का हिस्सा था। सब लेवल में बहुत शांति थी। बाकी का पढ़ो, सेरेफिन ने प्यार से कहा। ब्रिज के बारे में ये क्या कहता है? मरे वापस दीवार की तरफ मुड़ी। उसका हाथ आखिरी सेक्शन पर गया, जिसे सेरेफिन ने थर्ड वेरट वेरिएंट कहा था। डायरेक्शनल ब्रिज, उसने कहा, उस पूरी तरह से इस स्टोरी के बाहर से आना होगा। यह स्पेसिफिकेशन की एग्जैक्ट लैंग्वेज है, एनकोडिंग बहुत क्लियर है। वर्ल्ड के बाहर से नहीं, वर्ल्ड की स्टोरी के बाहर से। कोई ऐसा जिसने एंडिंग देखी हो और उसकी मेमोरी उसके पास हो। उसने स्क्रिप्ट पर उंगली फेरी। कोई ऐसा जो फिजिकल और वॉइड दोनों में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता हो, किसी ब्लेसिंग या मार्क से नहीं, बल्कि अपने फंडामेंटल नेचर से। ए थ्रेशहोल्ड थॉट थिंक्स, एक ऐसा दहलीज जो सोचता है। ये तो बहुत स्पेसिफिक है, सीलम ने दरवाजे से कहा। हम सब मुड़े। वो दरवाजे के फ्रेम का सहारा लिए खड़ा था और उसके हाथ में कोई गर्म ड्रिंक का कप था। ऐसा लगा जैसे उसने डिसाइड कर लिया हो कि जिस मीटिंग में यूज इनवाइट नहीं किया गया था, वो उस मीटिंग के काफी करीब थी जिसमें वो जा सकता था। स्टोरी के बाहर से, उसने कहा। आर्किटेक्ट ने ये स्पेसिफिकेशन तब लिखी थी जब बाहर होने के लिए कोई स्टोरी थी ही नहीं। उसने फ्यूचर को प्रोजेक्ट किया, मैंने कहा। कंडीशंस को कैलकुलेट किया और उनके एग्जिस्ट करने से पहले ही उन्हें एनकोड कर दिया। और फिर सब कुछ इस तरह अरेंज किया कि कंडीशंस इवेंचुअली पूरी हो जाएं। हाँ, इंक्लूडिंग, सीलम ने मेरी तरफ देखा। तुम, स्पेसिफिकली, स्टोरी के बाहर से आया हुआ कोई आर्किटेक्ट इसे क्रिएट नहीं कर सकता था। वो सिर्फ इसके लिए जगह बना सकता, कंडीशंस को इस तरह सेट कर सकता था कि अगर ऐसा कोई इंसान आए, तो यूज वो सब मिले जिसकी उस जरूरत हो। हाँ, तो तुम्हें, वो रुकी, वर्ड्स को ध्यान से चुनते हुए। तुम्हें यहां लाया नहीं गया। तुम आए, और फिर जो कुछ भी पहले से वहां था, उसने पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया, मैंने कहा। स्पेसिफिकेशन से मैच किया। वो रुका। ये बहुत फाइन डिस्टिंक्शन, बारीक अंतर है। यह मैटर करता है, मैंने कहा। मैंने रुकने का फैसला किया। मैंने ट्राई करने का फैसला किया। वो स्पेसिफाइड नहीं था, वो मेरा अपना था। सब लेवल में कुछ पाल के लिए ये बात थमी रही। फिर मरे ने दीवार के पास से कहा, एक आखिरी सेक्शन है। डायरेक्शनल स्क्रिप्ट के नीचे, सबसे लोएस्ट लेयर। मैं इस सेक्शन का ट्रांसलेशन नहीं कर सकी, सेरेफिन ने कहा। कोई भी लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क उससे मैच नहीं कर रहा था। ये लिंग्विस्टिक नहीं है, मरे ने कहा। ये प्योरली स्ट्रक्चरल है, एक ऐसी एनकोडिंग जो लैंग्वेज से कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि जब ये लिखा गया था तब लैंग्वेज एग्जिस्ट हाई नहीं करती थी। वो कुछ पाल के लिए शांत रही, परसीव करते हुए। ये एक लंबा ठहराव। ये ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार का एक रिकॉर्ड है। यह वर्ड अनएक्सपेक्टेड तरीके से सबके बीच आया।
आर्किटेक्ट ने, उसने सॉफ्टली कहा, ग्रैटिट्यूड का एक रिकॉर्ड लिखा था। सिविलाइजेशन से पहले, लैंग्वेज से पहले, अन सब लोगों के पैदा होने से पहले जो इवेंचुअली अन चीजों को करने वाले द जिन्हें करने की जरूरत थी, मुझे फेस करने के लिए वो मुड़ी। इसे पता था कि इसमें किसी एक इंडिविजुअल लाइफ से ज्यादा वक्त लगेगा। इसे पता था कि जो लोग इस काम को पूरा करेंगे वो मिलेनियर, हजारों साल तक पैदा नहीं होंगे। और वो रुकी। इसने फिर भी उन्हें थैंक यू कहा। सबसे पहली राइटिंग में, उनके एग्जिस्ट करने से पहले, सब लेवल में एक गहरा सन्नाटा था। इसने हमें थैंक यू कहा, वल्द्रीस ने अपने कोने से कहा। उसकी आवाज अजीब थी, हमारे पैदा होने से पहले, किसी ऐसी चीज के लिए जो हमने तब तक की भी नहीं थी। हाँ, मरे ने कहा। मैंने आर्किटेक्ट के बारे में सोचा, फॉलिंग के ठीक बाद के सबसे शुरुआती दौर में, एक ऐसी दुनिया के बेडरॉक में बिखरा हुआ जिसका अभी तक कोई नाम भी नहीं था। एक ऐसे तरीके से अकेला जो लोनलीनेस के कॉन्सेप्ट से भी पुराना था। पहले से ही कैलकुलेट कर रहा था कि इस सब को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा। और शुरुआत में ही, आखिर में आने वाले लोगों को एक्नॉलेज करने के लिए वक्त निकल रहा था। थैंक यू, उसने कहा था जब मैंने मैसेज डिलीवर किया था। थैंक यू। सिविलाइजेशन से पहले तराशी गई किसी चीज की गूंज, जिसे आखिरकार सुन लिया गया था। चैप्टर 61, द ईस्टर्न गवर्नर्स, रियल लाइफ, जिसने सब लेवल के खुलासे, रेवलेशन के वक्त काफी सब्र दिखाया था, उसने अगली ही सुबह अपनी जगह वापस छीन ली। ईस्टर्न गवर्नर्स, पूर्वी राज्यपालों का डेलीगेशन सुबह 8 बजे पहुंच गया। 3 मर्द और एक औरत जो सालों से इंपीरियल मैंडेट, शाही शासनादेश के बाहर काम कर रहे थे, और अब वो इस अनकंफर्टेबल पोजीशन में थे जहां उन्हें एम्परर, हीरो और इस स्पेसिफिक नॉलेज के साथ एक ही कमरे में बैठना था कि उनके सारे वायलेशंस का पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेशन किया जा चुका है। मैं इस मीटिंग में नहीं था। मेरा रोल पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन मैंने पिछली शाम कईल को इसके लिए तैयार करने में हेल्प की थी। पिछले 4 साल के डॉक्यूमेंटेड सबूतों को ध्यान से देखना, ये पहचानना कि कौन से वायलेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रिफ्ट, प्रशासनिक ढिलाई की वजह से थे और कौन से जानबूझकर किए गए एक्सप्लॉयटेशन, शोषण थे, और बिना किसी परफॉर्मेटिवली प्यूनिटिव दिखावे की सजा के एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना जहां अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय हो सके। गोल कोऑपरेशन, सहयोग है, कैपिचुलेशन, आत्मसमर्पण नहीं, मैंने कहा था। कोऑपरेशन लंबे समय तक टिकता है। कैपिचुलेशन से रिजेंटमेंट, नाराजगी पैदा होती है जो बाद में फिर से सामने आती है। ईस्टर्न रीजन के पास वो रिसोर्सेस हैं जिनकी ट्रीटी फ्रेमवर्क को जरूरत है, कईल ने कहा। एग्रीकल्चरल कैपेसिटी और माउंटेन पास के ट्रेड रूट्स। उन्हें परमानेंटली खुद से अलग कर देना स्ट्रेटेजिकली काउंटर प्रोडक्टिव, रणनीतिक रूप से नुकसानदेह होगा। वो तो है ही, लेकिन साथ ही ये करेक्ट, सही भी है। उनकी ग्रीवेंसेस, शिकायतें पूरी तरह से गलत नहीं है। मैंडेट में ये बदलाव इसलिए भी आया क्योंकि ओरिजिनल मैंडेट्स बहुत बुरी तरह डिजाइन किए गए थे। मैं रुका। सिस्टम में जो चीज लेजिटिमेटली खराब थी, पहले यूज एक्नॉलेज करो, फिर बात करो कि उन्होंने उसके साथ क्या किया। उसने एक पाल के लिए मेरी तरफ देखा। तुम इस काम में अच्छे हो। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल फेलियर से अलग करने में, लोगों को गलत ठहरने से पहले उन्हें ये फील करवाने में कि उनकी बात सच में सुनी गई है। मैं सबके पर्सपेक्टिव से कहानियों को एक साथ पढ़ते हुए बड़ा हुआ हूं, मैंने कहा। जब आप किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कमिटेड नहीं होते, तो आपको बहुत सारी वैलिड ग्रीवेंसेस दिखती है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज है, उसने कहा। द आउटसाइड द स्टोरी क्वालिटी। तुम अब इसके अंदर हो, लेकिन तुमने दूसरा एंगल नहीं खोया है। द थ्रेशहोल्ड दैट थिंक्स, एक ऐसा दहलीज जो सोचता है, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा, बिल्कुल वही। मीटिंग 4 घंटे चली। मैंने वो 4 घंटे आर्काइव में बिताए, ईस्टर्न टेरिटोरियल डॉक्यूमेंटेशन का गिल्ड के पैरेलल रिकॉर्ड्स के साथ क्रॉस रेफरेंस किया और 3 बड़े डाइवर्जेंसेस, अंतर ढूंढ निकले जो सजेस्ट कर रहे थे कि बॉर्डर्स का ओरिजिनल ड्राइंग मौजूदा रिकॉर्ड्स की तुलना में कहीं ज्यादा आर्बिट्ररी, मनमाना था। मैं अभी नोट्स लिख ही रहा था कि सीलम आर्काइव के दरवाजे पर दिखा। गवर्नर कईल के साथ डिनर पर है, उसने कहा। सब अच्छा रहा। कितना अच्छा? उनमें से 2 कोऑपरेटिव है। एक कॉशियसली कोऑपरेटिव, सावधानी से सहयोग करने वाला है, और एक इस इंतजार में है कि हवा किस तरफ बहती है। वो अंदर आया और यूएस चेयर पर बैठ गया जिसे सेरेफिन आमतौर पर उस करती थी।
काइल ने ओरिजिनल चार्टर में डिजाइन के फेलियर्स को एक्नॉलेज किया, डायरेक्टली और बिना किसी और पर गलती डाले। वो रुका, उन्हें विजिबली हैरान कर दिया। वो एक अलग तरह के मीटिंग के लिए तैयार होकर आए थे, वैसी मीटिंग जहां एम्परर सिर्फ कंप्लायंस अनुपालन करवाने के लिए होता है। हाँ, ये अलग था। उसने समझाया कि ट्रीटी फ्रेमवर्क क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है और उनसे पूछो कि उन्हें इससे क्या चाहिए। एक ठहराव, उनमें से एक रोने लगी, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, यहां तक कि उन्होंने खुद भी नहीं। कौन? गवर्नर टेलन, ईस्टर्न माउंटेन रीजन। अपेरेंटली उनका डिस्ट्रिक्ट 11 साल से कैपिटल के सामने एक स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू उठाने की कोशिश कर रहा है और हर एडमिनिस्ट्रेटिव लेयर पर यूज ब्लॉक किया गया है। वो रुका, काइल ने पूरी बात सुनी और फिर कहा कि वो इसे फ्रेमवर्क की प्रायोरिटीज में ऐड करवाएगा। मैंने लिखना बैंड कर दिया। 11 साल, मैंने कहा। 11 साल तक एक लेजिटिमेट प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया गया क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इस डायरेक्शन में फीडबैक लेने के लिए बना ही नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा। तुम सही थे। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स वर्सेस इंडिविजुअल फेलियर्स के बारे में। डू गवर्नर्स जो सीधे सीधे बैड एक्टर्स लग रहे थे, वो एक्चुअली ऐसे लोग हैं जो एक ऐसे सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं जो काम ही नहीं करता। और बाकी के दो, एक जेन्युइन ऑपर्ट्यूनिस्ट अवसरवादी है और एक ऐसा जो जेन्युइन तरीके से किसी भी फॉर्म में इंपीरियल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, वैचारिक रूप से विरोधी है। ऑपर्ट्यूनिस्ट के साथ काम किया जा सकता है। आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर ऑपोजिशन प्रिंसिपल्ड सिद्धांतवादी है तो जो उन्हें चाहिए वो अकाउंटेबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन है, डिसोल्यूशन, विघटन नहीं। इसे एड्रेस किया जा सकता है। सेरेफिन ने भी यही कहा था, सीलम ने नोट किया। तो सेरेफिन और मैं अग्री करते हैं। तुम दोनों आमतौर पर अग्री करते हो। ये थोड़ा अननर्विंग, घबराहट पैदा करने वाला है। वो रुका। वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, तुम्हें पता है ना। जेन्युइनली, इस तरह नहीं जैसे लोग यूजफुल चीजों की रिस्पेक्ट करते हैं। इस तरह जैसे लोग। तुम्हें इसे फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। मैं अपनी इमोशनल वोकैब्युलरी, भावनात्मक शब्दावली की प्रैक्टिस कर रहा हूं। मुझे पता है। तुमने कहा था। मैंने अपनी पेन नीचे रख दी। तुम कैसे हो, केलम? नेगोशिएशंस नहीं, फ्रेमवर्क नहीं। तुम कैसे हो? वो एक पाल के लिए खामोश रहा। वो साफ साफ देखने वाली समझ अंदर की तरफ मुड़ी, जो उसके लिए बाहर देखने की तुलना में काफी कम होता था। अच्छा हूँ, उसने कहा। पहले से अलग तरह से। पहले हमेशा एक डायरेक्शन होती थी, एक चीज जिसकी तरफ बढ़ना है, एक ऐसा पर्पस जो बाकी सब चीजों को ऑर्गेनाइज करता था। ए फ्लैट वो पर्पस। वो रुका। डिस्ट्रीब्यूटेड, बिखरा हुआ, विभाजित है। मल्टीपल है। मैं किसी कंक्लूजन, अंत की तरफ नहीं बढ़ रहा हूं। मैं एक ऑनगोइंग, चलने वाली चीज से गुजर रहा हूं। क्या ये ठीक है? हाँ, उसने कहा, धीरे से। सरप्राइजिंगली, हाँ। मुझे लगा था मुझे एक सिंगल पर्पस की जरूरत होगी। टर्न्स आउट मुझे बस। उसने आर्काइव की दीवारों को देखा, ऑर्गेनाइज्ड स्टैक्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के चल रहे काम को देखा। ऐसे लोग चाहिए थे जिनके साथ मैं ये कर सकूं। गिल्ड की ट्रेनिंग ने तुम्हें हीरो फ्रेमवर्क दिया था, मैंने कहा। द डेस्टिनेशन, द मिशन, द फाइनल बैटल। लेकिन वो किसी और का स्ट्रक्चर था जो तुम्हारी लाइफ पर थोपा गया था। और अब ये मेरा है, उसने कहा। पहली बार। एक ठहराव। ये छोटा लगता है, लेकिन ज्यादा रियल लगता है। हाँ, मैंने कहा। बिल्कुल यही बात है। हम कुछ देर आर्काइव में बैठे रहे। ऐसे लोगों की सुकून भरी खामोशी जो बहुत अलग डायरेक्शन से एक ही कहानी में आकर मिले थे और इस बात से खुश थे कि वो इसमें एक साथ है। चैप्टर 62, द जर्नल। वेद से वापस लौटने के 1 महीने बाद मैंने केएल को वो जर्नल दिखाया। इसलिए नहीं कि मुझे दिखाना था, इसलिए भी नहीं कि वो आर्काइव, ट्रीटी फ्रेमवर्क या चल रहे किसी काम के लिए जरूरी था, बल्कि इसलिए कि मैं चाहती थी। वो मेरा था और मैं चाहती थी कि वो इसे देखे। हम वॉर रूम में थे। ये जगह चुपके से हमारी शाम की रीडिंग सेशंस का एक पक्का ठिकाना बन चुकी थी। स्कॉलरली सीट वाली किताब खत्म हो चुकी थी। अब हम एक प्री इंपीरियल टेक्स्ट पढ़ रहे थे जिसे मैरन ने दीवारों की नक्काशी को डिकोड करने के लिए जरूरी बताया था। लेकिन आज रात मैं उसकी जगह ये जर्नल लेकर आई थी। मैंने इसे हमारे बीच टेबल पर रख दिया। यह क्या है? उसने पूछा। कहानी, मैंने कहा। मेरा नजरिया। बिल्कुल शुरुआत से। उसने जर्नल को देखा।
फिर मुझे देखा। तुम ये सब पूरे समय लिख रही थी? लगभग पहले हफ्ते से ही। शुरुआत नोट्स से हुई थी और फिर ये। मैं रुकी। कुछ ज्यादा ही गहरी चीज बन गई। क्या मैं देख सकता हूँ? हाँ, इसीलिए तो मैं इसे लेकर आई हूँ। उसने इसे खोला। पहली लाइन पढ़ी। जो कहानी लिखी गई थी उसमें कहा गया था कि सम्राट एक विलेन था। वो कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया। जो कहानी असल में हुई वो कहीं ज्यादा उलझी हुई थी। उसने दूसरी लाइन को जोर से पढ़ते हुए कहा। हाँ, वो पढ़ता रहा। मैं उसके बगल में बैठ गई, खिड़की और उसके पार दिखते शहर को देखने लगी और उसे अपना वक्त लेने दिया। वो काफी देर तक पढ़ता रहा। जर्नल छोटा नहीं था। उन 4 महीनों का सब कुछ उसमें था। रेड मून का काउंटडाउन, वॉइड रिचुअल, बगीचे में एग्जिट्स, गिनती हुई सेरेफिन, वॉर रूम में कैल की 4 साल की अधूरी लिस्ट के साथ केलम, सील चैम्बर में वैल्ड्रेस, दरवाजा खोलती मैरन और अपने घर लौटता आर्किटेक्ट। हर वो बातचीत जो मायने रखती थी, हर वो पल जिसने चीजों को बदल दिया था। पढ़ते हुए उसके चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। बहुत ज्यादा ड्रामेटिक तरीके से नहीं। केल ड्रेवॉस कभी अपने इमोशंस को लेकर ड्रामेटिक नहीं हो सकता था, लेकिन वो सब उसके चेहरे पर दिख रहा था। मैंने उसे बहुत सी किताबें पढ़ते देखा था, लेकिन आज वो इस टेक्स्ट में जितना खोया हुआ था उतना पहले कभी नहीं दिखा। वो उस हिस्से पर आया जो पहली रात के बारे में था। मेरी पहली रात, वो वाइन, वो पल जब मैंने एक बच्चे जैसी आवाज में उसे वारों के धोखे के बारे में बताया था और इस डर में इंतजार कर रही थी कि कहीं मैं कालकोठरी डंजन में न पहुंच जाऊं। वो रुक गया। तुम बहुत डरी हुई थी, उसने कहा। यह कोई सवाल नहीं था। वो अकाउंट पढ़ रहा था और उस डर को महसूस कर रहा था। बिल्कुल, मैंने कहा। आप असल जिंदगी में बहुत डरावने लगते हैं। नॉवेल में आपके बारे में लिखा तो था, लेकिन मैं रुकी। वो बात नहीं थी जो एक बंद कमरे में आपके खड़े होने पर हवा के बदल जाने से महसूस होती है। हवा नहीं बदलती है, मैंने कहा। आपके आसपास का हर इंसान इसे महसूस करता है। बस आपको इसकी आदत हो चुकी है। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे वो हैरान भी हो और अंदर ही अंदर थोड़ा खुश भी। वो और आगे पढ़ने लगा। वो सब लेवल लाइब्रेरी वाले हिस्से पर फिर रुका। जब वो मुझे पहली बार वहां नीचे ले गया था, मुझे वो ब्लैक जर्नल दिखाया था और उस अंडरग्राउंड कमरे में अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा था, जहां उसके कंधों पर पिछले 9 सालों का बोझ साफ दिख रहा था। मैंने तुम्हें वो इसलिए दिखाया था, उसने कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई तो ये जाने। मुझे पता है, मैंने कहा। जब आपने ऐसा किया था तब मैं ये समझ गई थी। तुमने लिखा है? उसने वो लाइन जोर से पढ़ी। वो थका हुआ था। कमजोर नहीं, कभी कमजोर नहीं, लेकिन उसके राज्य के नीचे जो सो रहा था, जिसे अकेले उसने रोक रखा था, उस सच को जानने का बोझ उसके चेहरे की हर लकीर में साफ लिखा था। वह शांत हो गया। क्या तुमने यही देखा था? हाँ। इतनी जल्दी, मैंने कहा। उस समय तक मैं 3 हफ्तों से आपके चेहरे को नोटिस कर रही थी। मेरे पास आपको पढ़ने के लिए बहुत वक्त था। उसने फिर से जर्नल को देखा। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो अक्सर बड़ी चीजों को देखकर होता है, गहरे जज्बात जो शब्दों में बयां नहीं हो पा रहे थे। तुमने इसे, उसने कहा, प्रेजेंट टेंस में लिखा है। ये पूरा हिस्सा। तुमने इसे तब लिखा जब ये हो रहा था, न कि बाद में याद करके। ये जर्नल हमेशा उसी पल का एहसास कराता था, मैंने कहा। इसी वजह से यह एक समरी के बजाय बिल्कुल सच लगता था। इसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे तुम इसके अंदर थी, मैं थी, और साथ ही इसे बाहर से देख भी रही थी। वही थ्रेशहोल्ड वाली बात, मैंने कहा। एक ही समय में अंदर और बाहर दोनों जगह होना। उसने जर्नल के ऊपर से मेरी तरफ देखा। क्या वह रुका। पूछने से पहले रुकना उसकी आदत नहीं थी। क्या मैं बाकी का हिस्सा पढ़ सकता हूँ? ले जाओ इसे, मैंने कहा। ये कहीं भाग नहीं रहा। आज रात ही, अगर तुम चाहो तो। उसने जर्नल को देखा। फिर खिड़की से बाहर, शाम का वो शहर। यहीं रुको, उसने कहा। जब तक मैं इसे पढ़ूं। यह कोई ऑर्डर नहीं था। एक शब्द के रूप में छुपा हुआ एक सवाल था। ठीक है, मैंने कहा। तो मैं रुक गई। मैंने मरे की बताई हुई वो पुरानी किताब उठा ली और उसके बगल में बैठकर पढ़ने लगी, जबकि वो पिछले 4 महीनों की मेरी लिखी कहानी पढ़ रहा था। बाहर शहर में अंधेरा गहराता गया, मोमबत्तियां पिघलती रहीं, और हम दोनों में से किसी ने भी समय का जिक्र नहीं किया। आधी रात के बाद किसी समय उसने जर्नल को नीचे रखा। वो पिछले 20 मिनट से बिल्कुल शांत था, और यह उसकी आम खामोशी से अलग थी। ये किसी सोच विचार या काम की खामोशी नहीं थी, बल्कि कुछ ठहरा हुआ सा था। आखिरी एंट्री, उसने कहा। हाँ, तुमने इसे उस रात लिखा था,
जिससे अगले दिन मैं मरे के साथ वॉर रूम की डीब्रीफिंग के लिए जाने वाला था। हाँ, तुमने लिखा है। वह रुका। तुमने लिखा है। मुझे लगता है कि असली इतिहास इस बात का रिकॉर्ड नहीं है कि क्या हुआ था। यह उस चीज का रिकॉर्ड है जो सहेजने के लायक थी। हर पल नहीं, बल्कि वो पल जिन्होंने आने वाले कल का आकार बदल दिया। वो पल जो खो जाते अगर किसी ने उन्हें देखा ना होता। उसने मुझे देखा। और फिर तुमने लिखा, ये सहेजने के लायक है। हाँ, ये सब, ये पूरी कहानी, ये सब, मैंने कहा। लेकिन खास तौर पर, मैं रुकी। खास तौर पर वो चीजें जो उन कहानियों में जगह नहीं बना पाईं जो दुनिया को सुनाई गई। केएल ड्रेवॉस एक विलेन, रेन एक मामूली किरदार, सेरेफीन एक शानदार सपोर्ट, केलम वो चुना हुआ हीरो, वाल्ड्रेस एक रुकावट, मैरन एक परछाई। मैंने उसकी तरफ देखा। इनमें से कोई भी असली कहानी नहीं है। असली कहानी तो वो है कि वे असल में क्या थे, उन्होंने क्या चुना, उसकी क्या कीमत चुकाई और उस बिखराव से उन्होंने क्या खड़ा किया। वो काफी देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, बहुत संभल कर, उस इंसान की सटीकता के साथ जिसके पास कहने के लिए कुछ बहुत जरूरी हो और वह शब्दों को उतनी ही गंभीरता से चुन रहा हो जितनी गंभीरता से वह राज्य के आदेश चुनता था। मैं 16 साल का था जब मुझे एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जिसे भगवानों से जुड़ी एक बड़ी समस्या, गॉड प्रॉब्लम, थी, और यह बताने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। मैंने 9 साल उस कहानी में बिता दिए जो बाकी सब सुना रहे थे। रास्ते के आखिर में खड़ा एक मॉन्स्टर। वो वजह जिसकी वजह से हीरो को उठना पड़ा। वह रुका। तुम आई और तुम पहली इंसान थी जिसने मुझे उस सांचे से अलग हटकर देखा जिसमें बाकी सब मुझे देखना चाहते थे। हाँ, मैंने कहा, यह मायने रखता है। उसने कहा, यह तब भी मायने रखता था जब ये हुआ था। तब मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं थे। अब है। उसने जर्नल को देखा। संकट का समाधान नहीं, रणनीतिक कीमत नहीं, बल्कि वह रुका। फिर से शुरू किया। किसी ऐसे इंसान द्वारा सही तरीके से देखा जाना, जिसने सच में गौर किया हो। मैंने उस बात की गहराई को महसूस किया। असली इतिहास यही तो करता है, मैंने धीरे से कहा। हर उस इंसान के लिए जिसे वो इतिहास से ढूंढ निकालता है। वो उन्हें सही तरीके से देखता है। वो गौर करता है। क्या इसीलिए तुम इसे लिखती हो? इसीलिए मैंने शुरुआत की थी, मैंने कहा। अब ये कुछ और भी बन चुका है। कुछ ऐसा, मैं रुकी। कुछ ऐसा जो मैं चाहती हूँ कि लोग पढ़ें। सिर्फ स्कॉलर्स नहीं। सिर्फ वो लोग नहीं जिनकी आर्काइव्स तक पहुंच है, बल्कि वो लोग जो सोचते हैं कि वे कहानी जानते हैं पर असल में नहीं जानते। वो लोग जिन्हें बताया गया है कि एक विलेन होता है और एक हीरो होता है और कहानी का ढांचा सीधा और तय होता है। मैं चाहती हूँ कि वे असली कहानी पढ़ें। एक इतिहास, उसने कहा। एक कहानी, मैंने कहा, जो इत्तेफाक से सच है। उसने मुझे देखा। उसके चेहरे पर एक ठहराव था, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। इसे लिखो, उसने कहा। मैं लिख ही तो रही हूं। इस पूरे को लिखो। सिर्फ जर्नल नहीं, पूरा ब्यौरा। आर्काइव के मटेरियल के साथ, मैरन की परसेप्चुअल रीडिंग्स के साथ, आर्किटेक्ट के स्पेसिफिकेशंस के साथ। वो रुका। वो असली इतिहास, जो हर एक को उसका हक वापस दे। इसमें सालों की मेहनत लगेगी। हाँ, शायद मेरी बाकी की पूरी जिंदगी। हाँ, उसने मेरी आंखों में देखा। क्या इससे कोई परेशानी है? मैंने अर्जुन मेहता के बारे में सोचा, जिसे कहानियों से इसलिए प्यार था क्योंकि वे दुनिया को और बड़ा बना देती थी। जो एक कहानी पढ़ते पढ़ते मर गया और दूसरी कहानी के अंदर जाग गया। जिसने पढ़ने और जीने के बीच के उस खाली स्पेस में ये पाया था कि ये दोनों चीजें उतनी अलग नहीं हैं जितनी लगती है। नहीं, मैंने कहा, इससे कोई परेशानी नहीं है। अच्छा है। उसने जर्नल उठाया। मैं इसके आखिरी हिस्से को एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा। तुम इसे पढ़ चुके हो। मैं इसे फिर से पढ़ना चाहता हूं। उसने उस इंसान के पूरे सुकून के साथ कहा, जिसने 9 साल अपनी इच्छाओं को दबाकर बिताए थे और अब धीरे धीरे, एक एक करके ये सीख रहा था कि अपनी बात को कहना कैसा लगता है। मैंने अपनी किताब उठाई, उसे पढ़ने दिया। मोमबत्तियां जलती रहीं। बाहर शहर सो रहा था। नीचे का हिस्सा सुरक्षित था। ऊपर का आसमान पूरा था। और उस वॉर रूम में, जिसने 9 सालों तक सिर्फ संकट और रणनीतियां देखी थी और जो अब धीरे धीरे एक ऐसा कमरा बनना सीख रहा था जहां दूसरी खूबसूरत चीजें भी हो सकती है। एक कहानी, जिसके बारे में किसी ने कहा था कि वह खत्म हो चुकी है, उसने एक नया पन्ना पलट दिया था। चैप्टर 63, हाउ अ ट्रू हिस्ट्री बिगिंस। इसकी शुरुआत ज्यादातर जरूरी चीजों की तरह बिना किसी अनाउंसमेंट के हुई। न कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन, न कोई सेरेमनी, और न ही कोई ऐसी खास सुबह जिसकी तरफ मैं उंगली उठाकर कह सकूं, देखो, यहीं से यह शुरू हुआ था।
ये कुछ कुछ वैसा ही था जैसे एक नदी की शुरुआत होती है, किसी एक अकेले झरने से नहीं, बल्कि उन सभी चीजों के इकट्ठा होने से जो उसे सींचती है। हर एक सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी, अपनी दिशा से आती है, जब तक कि अचानक एक तेज बहाव न बन जाए और उस बहाव का एक नाम न हो। वो नाम था द रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड। सेरेफीन ने इसे ये नाम दिया था, जानबूझकर नहीं। एक दोपहर मेरे लेटेस्ट क्रॉस रेफरेंस नोट्स को चेक करते हुए उसने चलते चलते ऐसे ही कह दिया था, ये द रिकॉर्ड बनने जा रहा है ना? असली वाला, वो जो हमेशा जिंदा रहेगा। और यह बिल्कुल सही शब्द था। हिस्ट्री नहीं, क्योंकि उससे बीते हुए कल का एहसास होता है। आर्काइव भी नहीं, जिससे किसी स्टोरेज का अंदाजा मिलता है। रिकॉर्ड, जो प्रेजेंट टेंस में हो, लगातार चलने वाला, यानी जो सच है उसे उसी वक्त सहेजने का काम, जब तक कि उन लोगों से उसकी पुष्टि वेरीफाई कराई जा सके जो उस दौर में खुद जिए हैं। पहले कुछ हफ्तों में आपस की बातचीत से इसकी कार्यप्रणाली, मेथडोलॉजी तैयार हुई, जिसे किसी ने भी फॉर्मल तौर पर कोई मीटिंग नहीं कहा था। सेरेफीन ने आर्काइवल फ्रेमवर्क में अपना योगदान दिया, यानी सोर्स कितना भरोसेमंद है, उसकी नोटेशन का सिस्टम, क्रॉस रेफरेंस का स्ट्रक्चर, और यह मार्क करने का तरीका कि कहाँ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और असल जिंदगी के अनुभव एक दूसरे से अलग थे और क्यों। वो इस काम में कमाल की थी। उसका दिमाग इंफॉर्मेशन को उसी तरह ऑर्गेनाइज करता था जैसे उसकी तलवारबाजी की प्रैक्टिस स्पेस को ऑर्गेनाइज करती थी, बिल्कुल सटीक, पूरी तरह से, और हर एक एंगल की समझ के साथ। मारन ने इसके स्ट्रक्चरल लेयर में मदद की। वो इस भौतिक दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड में दर्ज उसके अपने इतिहास को पढ़ सकती थी, जैसे पुरानी इमारतें इस बात की जानकारी समेटे होती थी कि उन्हें किस चीज का सामना करने के लिए बनाया गया था। जैसे सील स्टोन्स में इस बात के 300 साल का इतिहास था कि उनसे क्या क्या उम्मीदें की गईं, और जैसे खुद उस आधारशिला, बेडरॉक, पर आर्किटेक्ट के सदियों के सब्र भरे इंतजार के निशान थे। ये सिर्फ टेक्स्ट में नहीं, बल्कि चीजों और मटेरियल में छुपा हुआ इतिहास था। वैल्ड्रस ने गिल्ड का पैरेलल रिकॉर्ड दिया, 43 सालों का ऐसा इंटेलिजेंस जो ऑफिशियल इंपीरियल हिस्ट्री के साथ साथ एक छुपी हुई बातचीत की तरह चल रहा था, और उन चीजों को कैप्चर कर रहा था जिन्हें ऑफिशियल रिकॉर्ड से गायब करने के लिए ही डिजाइन किया गया था। केएल ने इंपीरियल आर्काइव सामने रखा। इंपीरियल डॉक्यूमेंट्स की 11 पीढ़ियों का रिकॉर्ड, जिसमें वो हिस्से भी शामिल थे जिन्हें कभी फॉर्मल तरीके से ऑर्गेनाइज ही नहीं किया गया था, जो महल के सबसे गहरे स्टोरेज में बहुत ही संभाल कर रखे होने से लेकर बिल्कुल अस्त व्यस्त हालत में पड़े हुए थे। उसने इन चीजों को निकालने और ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 आर्काइविस्ट्स को काम पर लगाया, और सबसे संवेदनशील सेंसिटिव मटेरियल्स को उसने खुद रिव्यू किया। केलम ने कुछ अलग ही योगदान दिया, लोगों के जिए हुए अनुभव और उनकी आप बीती। ये पता चला कि उसके पास लोगों के साथ बैठने और उनकी यादों को बाहर निकालने का एक गजब का हुनर था। कोई पूछताछ, इंटेरोगेशन नहीं, बल्कि एक सहज बातचीत। वो किसी रिटायर्ड गिल्ड ऑपरेटिव, किसी टेरिटोरियल बॉर्डर ऑफिशियल या महल के किसी बूढ़े नौकर से मिलने जाता जो पिछले राजा के जमाने में यहाँ था, और 1 घंटे बाद पन्नों से भरे नोट्स और एक ऐसे चेहरे के साथ लौटता जिसे अभी अभी किसी ने अपने किसी सच पर भरोसा करके सौंपा हो। लोग तुम्हें अपनी बातें बता देते हैं, सेरेफीन ने नोटिस किया। लोग हर किसी को बातें बताते हैं, सीलम ने कहा। बस ज्यादातर लोग पूरी बात को आखिर तक सुनते नहीं हैं। और मैंने लिखा, इस रिकॉर्ड में मेरा यही काम था, आर्काइव मैनेज करना नहीं परसेप्चुअल रीडिंग्स या इंटेलिजेंस का एनालिसिस करना, और नहीं लोगों के बयानों को जुटाना। मैं ट्रांसलेट करती थी, इंफॉर्मेशन के उन तमाम रास्तों को समेटकर उनके नीचे छुपे असली आकार को ढूंढती थी, वो कहानी जो तब उभरकर सामने आती है जब आप किसी एक नजरिए को दूसरों से ज्यादा तवज्जो देना बंद कर देते हैं। द रिकॉर्ड कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जो सुकून दे या दिल को अच्छा लगे। ये बात शुरुआत में ही तय करना बहुत जरूरी था। उस मेथोडोलॉजिकल फ्रेमवर्क में जिसे हमने पहले हफ्ते में मिलकर लिखा था, ये रिकॉर्ड पहले से बनी बनाई कहानियों का साथ नहीं देता। ये सिर्फ उस सच का साथ देता है जो असल में हुआ था, भले ही वो सच ऑफिशियल अकाउंट्स को गलत साबित करता हो, भले ही वो सच उन इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठाता हो जो आज भी काम कर रहे हैं, और भले ही वो सच इस डॉक्यूमेंट को बनाने वाले लोगों के लिए ही असुविधाजनक, अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। केएल ने उस फ्रेमवर्क पर साइन किए। मैंने उसे इसे बहुत ध्यान से पढ़ते हुए देखा था और मैं आपत्तियों, ऑब्जेक्शंस के लिए बिल्कुल तैयार थी। इंपीरियल आर्काइव में ऐसी कई चीजें थीं जो पिछले सम्राटों और उसके सगे पूर्वजों की छवि को अच्छा नहीं दिखाती।
ऐसी चीजें जो इतिहास की उन गलतियों को स्वीकार करने की मांग करती जिन्हें कभी माना ही नहीं गया था। ऐसी चीजें जो इंपीरियल लेजिटिमेसी के समझे जाने वाले आधार को उन तरीकों से हिला देती जो पॉलिटिकली बहुत उलझे हुए थे। उसने इसे पढ़ा, नीचे रखा और साइन कर दिए। अगर सच ही हमारा मकसद है, उसने कहा, तो फिर सच ही हमारा मकसद है। वह द रिकॉर्ड की पहली सुबह थी। चैप्टर 64 द 11 जो पहला सेक्शन मैंने लिखा वो था हीरो कैंडिडेट्स का। इसलिए नहीं कि वो समय के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले हुआ था, ऐसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि मुझे लगा यही सही शुरुआत है। 11 ऐसे लोग जिन्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था, जिनकी जिंदगी को उनकी जानकारी या मर्जी के बिना एक इंस्टीट्यूशन की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया था और जिनकी कहानियों को सहूलियत भरे बहानों की फाइलों में दबा दिया गया था। युद्ध में मारे गए, स्थिति अज्ञात, निजी जिंदगी में रिटायर हो गए। केलम ने इस सेक्शन में मेरी मदद की। उसने चुपचाप और बिना किसी को बताए 2 हफ्ते उन जिंदा कैंडिडेट्स को ढूंढने में बिताए थे। उन 11 में से 7 लोग अभी भी जिंदा थे, अलग अलग नामों से, अलग अलग जगहों पर। 3 उसे वैल्ड्रस की इंटेलिजेंस के जरिए मिले, 2 उसे उन गिल्ड पर्सनल रिकॉर्ड से मिले जिन्हें सेरेफिन ने अनलॉक किया था। 1 मैरन के जरिए मिला, जिसने अपने फील्ड के दिनों के एक डिस्क्रिप्शन से उसे पहचान लिया था। और 1 कैंडिडेट खुद केलम को ढूंढते हुए आए, 70 के दशक 70s की एक महिला जिसका नाम ब्रेस था। वो जाहिर तौर पर किसी ऑफिशियल इंसान के आने और पूछने का इंतजार कर रही थी, और जब केलम उसके दरवाजे पर पहुंचा तो वो पूरी तरह से तैयार थी। वो उनके बयानों को मेरे पास लेकर आया। आर्काइव में वर्क टेबल पर मेरे सामने बैठकर उसने उन्हें जोर से पढ़ना शुरू किया, जबकि मैं नोट्स ले रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि इन्हें अकेले पढ़ना गलत लगता है। वे सुने जाने के हकदार थे, भले ही उस सुनने का मतलब रात के 11 बजे एक बेसमेंट में बैठे 2 लोग ही क्यों ना हो। कैंडिडेट नंबर 4 इवन मास को 9 साल की उम्र में पहचान लिया गया था। वो कहता है कि उसे लगता था कि गिल्ड स्कॉलरशिप उसे इसलिए मिली क्योंकि वो स्मार्ट था। उसे 25 साल की उम्र तक समझ ही नहीं आया कि उसकी ब्लेसिंग किस काम के लिए थी, जब वो एक्टिव डिप्लॉयमेंट में पहले ही 3 साल बिता चुका था। मैंने लिखा, कैंडिडेट नंबर 7 सायल टॉन जो दक्षिणी तट सदर्न कोस्ट पर है। वो मरे के छोड़ने से 12 साल पहले गिल्ड छोड़ चुकी थी और उसकी वजहें भी वैसी ही थी। वो कहती है, और मैं उसके शब्दों को हूबहू दोहरा रहा हूं, मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी चीज के लिए नहीं लड़ रही थी, मेरे जरिए लड़ाई लड़ी जा रही थी। दोनों बातों में फर्क है। मैंने लिखा, कैंडिडेट नंबर 9 ऑरन वास। उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उसकी बेटी जिंदा है और वो सब कुछ जानती थी। जब वो इतनी बड़ी हो गई कि समझ सके, तब उसके पिता ने उसे सब बता दिया था। वो 30 साल से इस इंतजार में थी कि कोई आए और इसे लिखे। मैंने एक पल के लिए लिखना बंद कर दिया। केलम, मैंने कहा, मुझे पता है, उसने कहा, बिल्कुल शांत आवाज में। वो 30 साल से इंतजार कर रही थी। हाँ, मैंने पेन उठाया। मुझे ठीक बताओ कि उसने क्या कहा। उसने मुझे बताया, एक एक शब्द उसी क्रम में जैसे उसने सुना था। एक ऐसे पिता की बेटी जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस चीज की सेवा में बिता दी थी जिसके लिए उसने कभी सहमति नहीं दी थी, और उसने अपने रिटायरमेंट का समय ये पक्का करने में बिताया कि उसकी बेटी सच जाने, ताकि अगर कभी कोई पूछने आए तो सच सामने आ सके। एक ऐसा इंसान जिसे ये भरोसा था कि देर सवेर कोई न कोई पूछने जरूर आएगा। मैंने वो सब लिख दिया। इस सेक्शन को पूरा होने में 3 हफ्ते लगे। जब ये खत्म हुआ तो सेरेफिन ने इसे पढ़ा, 7 नोटेशनल सुधार किए और मुख्य कहानी सब्सटैंटिव कॉ में एक भी बदलाव नहीं किया। फिर वह काफी देर तक चुप बैठी रही और अंत में बोली, ये पूरे रिकॉर्ड का सबसे जरूरी सेक्शन है। इंपीरियल आर्काइव में ऐसी चीजें हैं जो नहीं, उसने कहा। ये सेक्शन, ये 11 लोग, क्योंकि यही वो मैकेनिज्म है। इसी तरह ये सब होता है जिस तरह एक इंस्टीट्यूशन इंसानों को उठाता है, उन्हें अपना हथियार बनाता है, इसे किस्मत या डेस्टिनी का नाम देता है और इसके परिणामों को सहूलियत भरी भाषा की फाइलों में दबा देता है। वह रुकी। अगर लोग इस मैकेनिज्म को समझ जाएं, सच में समझ जाएं, तो वे अगली बार इसे पहचान सकते हैं। यही तो इसका मकसद है, मैंने कहा। सिर्फ ये दर्ज करना नहीं कि क्या हुआ था, बल्कि यह कैपेसिटी बनाना कि जब ऐसा दोबारा हो तो लोग इसे देख सकें। हाँ, उसने मैन्युस्क्रिप्ट को नीचे रखा। तुम इसीलिए यहां आए थी, है ना? किसी एक खास संकट को रोकने के लिए नहीं, बल्कि इस क्षमता को बनाने के लिए।
मैंने अर्जुन मेहता के बारे में सोचा, जिसे कहानियों से प्यार इसलिए था क्योंकि वे दुनिया को और बड़ा बना देती थी। जिसने एक ऐसी कहानी पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि ढांचा तय और फिक्स्ड है, लेकिन उसने पाया कि ढांचा बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं था। शायद, मैंने कहा, या शायद मैं बस एक कहानी के अंदर गिर गई और मैंने फैसला किया कि इसे एक ऐसी कहानी बनाया जाए जिसमें गिरना सार्थक हो। एक ही बात है, उसने कहा, और वापस अपने नोटेशंस की तरफ बढ़ गई। चैप्टर 65 केएल एट द आर्काइव। द रिकॉर्ड के 45वें 43rd दिन वो सब लेवल में नीचे आया। किसी सेशन के लिए नहीं मटेरियल्स को रिव्यू करने के लिए। वो दोपहर के वक्त आया जब मैं अकेली थी, मेरे सामने बैठ गया और टेबल पर एक फोल्डर रख दिया। तीसरा सम्राट, उसने कहा, मेरा पूर्वज, वो जिसके नाम पर इस महल का नाम पुराने रिकॉर्ड्स में रखा गया है। ड्रेवोस एक्सपेंशन, ड्रावोस विस्तार का दौर। हाँ, उसने फोल्डर की तरफ देखा। विस्तार, ऑफिशियल हिस्ट्री इसे यही कहती है। मैंने इंतजार किया। पूर्वी इलाके, ईस्टर्न टेरिटरीज, वो जगह है जहां मौजूदा गवर्नर्स के परिवार 3 पीढ़ियों से प्रशासन संभाल रहे हैं, उनके पूर्वज वहां पहले से थे। उसने फोल्डर खोला। गवर्नर्स के रूप में नहीं, बल्कि उन लोगों के रूप में जिनकी जमीन पर विस्तार किया गया था। वो उस शब्द पर थोड़ा रुका। इंपीरियल आर्काइव में इसके असली रिकॉर्ड्स हैं। वो ऑर्डर्स, विरोध का असेसमेंट और उन लोगों के लिए इस्तेमाल की गई भाषा जिनकी जमीनें छीनी जा रही थीं। मैंने फोल्डर को देखा, फिर केएल को देखा। आपने इसे खुद ढूंढा है, मैंने कहा। मैं पिछले 2 हफ्तों से तीसरे सम्राट के रिकॉर्ड्स को खंगाल रहा हूं। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। वो बहुत शांत था। ऑफिशियल हिस्ट्री इस एक्सपेंशन को एकीकरण, यूनिफिकेशन बताती है, लेकिन असली रिकॉर्ड्स कुछ और ही बयां करते हैं। वो पूर्वी गवर्नर जो रोई थी, मैंने धीरे से कहा, गवर्नर टेलन, प्री इंपीरियल रिकॉर्ड्स में उनका पारिवारिक नाम। उसने मेरी तरफ देखा। उनके पूर्वज तीसरे सम्राट की असेसमेंट फाइलों में लिस्टेड है। एक कॉलम की हेडिंग के नीचे जिसका अनुवाद होता है, वह रुका। उस शब्द का लगभग मतलब है, वो जिन्हें शामिल, इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। सब लेवल में पूरी खामोशी थी। ये द रिकॉर्ड में जाएगा, मैंने कहा। यह कोई सवाल नहीं था। हाँ, उसने कहा, ये सब कुछ। वो रुका। वो थमा। फिर से शुरू किया। मैं ये तय करने की कोशिश कर रहा हूं कि इस सेक्शन को कैसे लिखूं, इसे कैसे फ्रेम करूं, इसकी भाषा क्या हो। आपको किस चीज में मुश्किल आ रही है? जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करना, बिना किसी को। मैं नहीं चाहता कि यह पूर्वी इलाकों के मौजूदा निवासियों के लिए दंडात्मक, प्यूनिटिव हो, जिन्होंने इस इतिहास को नहीं चुना था। मैं नहीं चाहता कि यह किसी के लिए भी पॉलिटिकली इस्तेमाल करने का हथियार बने। लेकिन मैं इसे ऐसी भाषा में भी नहीं लिखना चाहता जो मौजूदा डायनेस्टी को तीसरे सम्राट के किए धरे से अलग दिखाती हो। उसने मेरी तरफ देखा। वो मेरा पूर्वज था। उसने जो किया, उसी से वो सब बना जो मुझे विरासत में मिला। मुझे इसका फायदा मिलता है। तुम इसे सीधे स्वीकार करो, मैंने कहा। दूरी मत बनाओ, कोई बहानेबाजी मत करो। तीसरे सम्राट ने ये चीजें की थी। ये डायनेस्टी उन्हीं पर बनी थी। तुम उसके उत्तराधिकारी, इनहेरिटर हो। मैं रुकी। और तुम वही इंसान भी हो जिसने इन रिकॉर्ड्स को ढूंढा और इन्हें यहां नीचे लेकर आया। ये दोनों बातें एक साथ सच है। रिकॉर्ड में विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस शामिल है। रिकॉर्ड में वो शामिल है जो सच है। हकीकत विरोधाभासों से भरी होती है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ सिंपल कहानियों को समेट सकता है, वो अपना काम सही से नहीं कर रहा। वो काफी देर तक चुप रहा। गवर्नर टेलन को ये देखना होगा, उसने कहा। रिकॉर्ड पूरा होने से पहले, इसे फॉर्मल करने से पहले, उन्हें पता होना चाहिए कि यह मिल गया है। हाँ, मैं खुद उन्हें इसके बारे में बताऊंगा। केएल, मैं रुकी। हाँ, यही सही फैसला है। यह कोई रणनीतिक स्ट्रैटेजी फैसला नहीं है, उसने धीरे से कहा। ये बस सही है। मैंने उसकी तरफ देखा। वो सम्राट जिसने 9 साल हर चीज को लेकर बेरहमी से रणनीतियां बनाई थी, वो धीरे धीरे एक एक फैसले के साथ रणनीति से हटकर कुछ और करना सीख रहा था। हाँ, मैंने कहा, यह सही है। उसने फोल्डर उठाया। मैं हफ्ते के आखिर तक तुम्हारे लिए पूरा आर्काइव सेक्शन तैयार कर दूंगा। मैं यहीं रहूंगी। वह खड़ा हुआ। दरवाजे पर जाकर रुका। रेन जी, वॉइड गॉड साइकिल वाला सेक्शन। वो वेसल्स। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब तुम वो सेक्शन लिखो तो लिखना कि वो कैसा एहसास था। सिर्फ इतिहास का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि उसके अंदर होना कैसा लगता था। वो निशान, वॉइड गॉड की आवाज, वो रिचुअल। वो रुका।
फर्स्ट पर्सन में तुम्हारा खुद का नजरिया, वो तो द रिकॉर्ड एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट है। द रिकॉर्ड असली इतिहास है, उसने कहा। और तुम वहां थी, उस तरह से जैसे कोई और नहीं था। वो फिर मुड़ा, बस एक पल के लिए। अपनी ही कहानी में खुद को महज एक फुटनोट मत बनाओ। वह चला गया। उसके जाने के बाद मैं काफी देर तक सब लेवल में बैठी रही। फिर मैंने जर्नल खोला, एक कोरा पन्ना ढूंढा, उस पर हेडिंग लिखी। वो कैसा एहसास था, एक सीधा अनुभव, व्हाट इट वॉज लाइक, अ फर्स्ट अकाउंट, और लिखना शुरू कर दिया। चैप्टर 66, द लिविंग टेस्टिमनी। केलम एक गुरुवार को ब्रेस्को आर्काइव में लेकर आया। वो 73 साल की थी, सफेद बाल, और उनके हाव भाव में एक अलग ही रौब था। उस इंसान का रौब जो बहुत लंबे समय से बेहद काबिल रहा हो और सिर्फ इसलिए काबिल होना बंद न किया हो क्योंकि हालात बदल गए थे। वो एक छड़ी, केन, लेकर चलती थी, जिसकी जरूरत उन्हें संतुलन बनाने के लिए तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अपनी बात पर जोर देने के लिए वो उसका इस्तेमाल जरूर करती थी। उन्होंने सब लेवल में चारों तरफ देखा और कहा, जितना मैंने सोचा था उससे छोटा है। हर कोई यही कहता है। मैंने कहा, कृपया बैठिए। वो बैठ गई, छड़ी को अपने घुटनों पर रख लिया। उन्होंने मुझे उस सीधी और बेबाक नजरों से देखा जो सिर्फ उस इंसान के पास होती है जिसे कोई दिखावा नहीं करना होता और न ही दूसरों का दिखावा पसंद होता है। तुम असली इतिहास लिख रही हो, उन्होंने कहा। हाँ, मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि कोई न कोई इसे लिखेगा, कभी न कभी। वो रुकी। जब वो गुजरे तब मैं 43 साल की थी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि उन्होंने मुझे जो कुछ भी बताया है उसे मैं याद रखूंगी, बिल्कुल हूबहू। सिर्फ कहानी का ढांचा नहीं, बल्कि उनके एक एक शब्द। उन्होंने दीवारों की तरफ देखा। वो कहते थे कि सटीकता, प्रिसिजन, मायने रखती है। असली इतिहास को बारीकियों की जरूरत होगी, अंदाजे की नहीं। वो सही थे, मैंने कहा। वो ज्यादातर चीजों के बारे में सही थे, उन्होंने कहा। बस समय के अंदाजे, टाइमलाइन को लेकर वो गलत थे। उन्हें लगता था कि यह मेरे जीते जी हो जाएगा। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इसमें तब तक का समय लग जाएगा जब तक मैं 73 साल की नहीं हो जाती। मुझे खेद है कि इसमें इतना समय लगा। उन चीजों के लिए माफी मत मांगो जो तुम्हारी वजह से नहीं हुई, उन्होंने सपाट लहजे में कहा। तुम अब यहां हो, यही मायने रखता है। वो रुकी। मेरे पिता कैंडिडेट नंबर 9, कैंडिडेट 9 थे। और इन वास 12 साल की उम्र में उनकी पहचान की गई। 19 की उम्र में उन्हें तैनात, डिप्लॉय किया गया, और 31 की उम्र में उन्होंने गिल्ड छोड़ दिया। जब वह आखिरकार समझ गए कि वह क्या थे। मुझे पता है, मैंने कहा। सीलम ने मुझे इसका कुछ हिस्सा बताया था। सीलम ने बात को ध्यान से सुना। उन्होंने सीलम की तरफ एक गहरी नजर डालते हुए कहा, ज्यादातर लोग तब तक सुनते हैं जब तक उन्हें लगता है कि वे समझ गए हैं। उसने तब तक सुना जब तक वो सच में नहीं समझ गया। ऐसा मिलना मुश्किल होता है। केलम ने उस इंसान की शराफत के साथ जिसे तारीफें स्वीकार करना समझ नहीं आता, अपने नोट्स की तरफ देखा। मुझे सब कुछ बताइए, मैंने ब्रेस से कहा। आपके पिता का पूरा नजरिया, बिल्कुल हूबहू, और आपका खुद का अनुभव जब आपको ये सब पता चला। इसे 30 साल तक अपने दिल में दबाकर रखना कैसा था? सब कुछ। उन्होंने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। तुम उम्र में छोटी हो, उन्होंने कहा। तकनीकी रूप से, टेक्निकली, मैंने कहा। इस शब्द का इस्तेमाल बार बार होता रहता है, उन्होंने नोटिस किया। ठीक है। उन्होंने छड़ी को अपने घुटनों पर ठीक से टिकाया। मेरे पिता का जन्म उत्तर पूर्व के पहाड़ी प्रांतों, हिल प्रोविंसेस में हुआ था। उनकी ब्लेसिंग 7 साल की उम्र में ही दिखने लगी थी, लेकिन 12 साल की उम्र तक उसकी पहचान नहीं हो पाई, क्योंकि उन दिनों उत्तर पूर्व में गिल्ड का नेटवर्क बहुत कमजोर था। उन्होंने उस ब्लेसिंग को कुछ इस तरह बयां किया था कि वो 4 घंटे तक बोलती रही, बिल्कुल सटीक, जैसा उनके पिता ने कहा था। चीजों की ऊपरी कहानी नहीं, बल्कि उनकी असल कड़वाहट और एहसास। 12 साल की उम्र में ये सुनना कैसा लगता है कि आप स्पेशल हैं, चुने गए हैं, आपकी किस्मत पहले से तय है। चुने जाने, चोजन का एहसास सिलेक्ट होने, सिलेक्टेड से कितना अलग था, और वो इस फर्क को तब तक नहीं समझ पाए जब तक बहुत देर नहीं हो गई। 19 साल की उम्र में पहली तैनाती एक बॉर्डर एंटिटी के खिलाफ हुई जिसे गिल्ड ने खतरा बताया था, और बाद में जांच करने पर पता चला कि वह महज एक प्राकृतिक घटना थी जिसे गलत समझ लिया गया था। दूसरी तैनाती, तीसरी तैनाती, बिना पूछे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किए जाने का लगातार बढ़ता हुआ बोझ। और वो एक खास दिन, वो 31 साल के थे, अपनी 9वीं तैनाती के बाद गिल्ड के एक डीब्रीफिंग रूम में बैठे थे, जब एक सीनियर कमांडर ने एक ऐसा जुमला इस्तेमाल किया जिसने उनके अंदर सब कुछ तोड़कर रख दिया।
उन्होंने कहा, मेरे पिता ने, कि कमांडर ने कहा, तुम गिल्ड के सबसे कीमती हथियार, इंस्ट्रूमेंट हो। और मेरे पिता ने उस शब्द को सुनकर यह समझ लिया कि शुरुआत से ही, 12 साल की उम्र से ही, उनके लिए असली शब्द हमेशा हथियार ही था। वह रुकी। उन्होंने कहा कि उन्हें गुस्सा नहीं आया था, बल्कि उन्होंने शब्दों को टटोला। उन्होंने कहा कि वह एक अजीब सा अकेलापन, स्पेसिफिक लोनलीनेस था। यह एहसास होने का अकेलापन कि आप एक ऐसी कहानी का हिस्सा थे जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता था, कि आपकी जिंदगी का एक ऐसा आकार था जिसे न तो आपने चुना था और न ही आपको बताया गया था। मैं लिख रही थी। मेरा हाथ नहीं रुका, लेकिन मेरे सीने में किसी कोने ने उस दर्द को गहराई से महसूस किया। एक ऐसी कहानी का हिस्सा होने का अकेलापन जिसके बारे में आपको खुद मालूम ना हो। वो चले गए। ब्रेस्ट ने अपनी बात जारी रखी। अपना नाम बदल लिया। पहाड़ी प्रांतों में वापस चले गए, जहां से वो थे, लेकिन अब वो बदल चुके थे। उन्होंने एक ऐसी जिंदगी बनाई जो उनकी अपनी थी। वह खुश थे। मैं चाहती हूं कि यह रिकॉर्ड में दर्ज हो कि वो 40 साल तक सच में खुश रहे। कहानी ने उन्हें तबाह नहीं किया। वह रुकी। वह नाराज थे। उनका नाराज होने का पूरा हक था, लेकिन वह खुश भी थे। ये दोनों बातें सच थीं। ये दोनों बातें रिकॉर्ड में शामिल है, मैंने कहा। और ये, उन्होंने अपने साथ लाए बैग के अंदर हाथ डाला। एक छोटी नोटबुक निकाली, पुरानी, जैसी किसी चीज को बहुत लंबे समय से बहुत संभाल कर रखा गया हो। वो नोट्स रखते थे, अपने गिल्ड के दिनों के। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उनके पास ऑफिशियल रिकॉर्ड्स तक पहुंच नहीं थी। लेकिन जो उन्होंने देखा, जो उन्हें याद रहा, उन्होंने इसे 40 साल तक इस उम्मीद में संभाल कर रखा कि कभी कोई तो इसे चाहेगा। उन्होंने इसे हमारे बीच टेबल पर रख दिया। वो इसे मेरे लिए छोड़ गए थे और कहा था कि जो भी पूछने आए, उसे ये सौंप देना। मैंने उस नोटबुक को देखा। उन्हें भरोसा था कि कोई न कोई जरूर आएगा, मैंने कहा। उन्हें भरोसा था कि सच जिद्दी, पर्सिस्टेंट होता है, उन्होंने कहा। वो सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो जाता क्योंकि कोई उसे लिख नहीं रहा। वो इंतजार करता है। वो रुकी। वो कहते थे कि सच में बहुत सब्र होता है। वो अपना वक्त ढूंढ ही लेता है। मैंने बेहद सावधानी से उस नोटबुक को उठाया। उसने अपना वक्त ढूंढ लिया, मैंने कहा। उन्होंने काफी देर तक मुझे देखा। फिर उन्होंने कहा, बिना किसी भावुकता के, बिल्कुल सीधे लहजे में, जैसे उन्होंने अब तक सब कुछ कहा था, मुझे खुशी है कि मैं इतना लंबा जी सकी ताकि इसे किसी ऐसे इंसान को सौंप सकूं जो इसका सही इस्तेमाल करे। मुझे भी खुशी है, मैंने कहा। इसे संभालकर रखने के लिए आपका शुक्रिया। यह मेरा सौभाग्य था, उन्होंने कहा। सादगी से, पूरी शिद्दत के साथ, वो खड़ी हुई, अपनी छड़ी उठाई, और सीलम उन्हें बाहर तक छोड़ने चला गया। उसके बाद मैं कुछ देर सब लेवल में अकेली बैठी रही। वो नोटबुक मेरे हाथों में थी। 40 साल का इंतजार, एक छोटे और सधे हुए अक्षरों की लिखावट में सिमटा हुआ। सच सब्र वाला था, और इनवास को ये यकीन था, वो अपना वक्त ढूंढ ही लेगा। मैंने नोटबुक का पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। चैप्टर 67, व्हाट केल टोल्ड गवर्नर टेलन। उसने उसे एक शुक्रवार की सुबह बताया। वहां कोई और मौजूद नहीं था। उसने मुझे उस शाम इसके बारे में बताया, विस्तार से नहीं, पूरी कहानी नहीं, बस उसका एक खाका, शेप, जिसके लिए उसके पास शब्द थे। वह नाराज थी, उसने कहा। जायज तौर पर, हाँ। उन्होंने पूछा कि किसी को इसे ढूंढने में इतना समय क्यों लग गया। मेरे पास इसका कोई अच्छा जवाब नहीं था। असली जवाब तो ये है कि किसी ने देखा ही नहीं। आर्काइव मौजूद था और किसी ने इसलिए नहीं देखा क्योंकि देखने के लिए ये स्वीकार करना पड़ता कि वहां कुछ ऐसा था जो खोजने लायक था। तुमने क्या कहा? यही, बिल्कुल यही। वो एक पल के लिए शांत हुआ। उन्होंने कहा कि जब वो बहुत छोटी थी, तब उनकी दादी ने उन्हें बताया था कि पुरानी भाषा में उनके पारिवारिक नाम का कुछ मतलब होता है, कि वह एक्सपेंशन से पहले का एक शब्द था। वो नहीं जानती थी कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने एक बार गिल्ड आर्काइव से पूछा था और उन्हें बताया गया था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। वह रुका। वो शब्द तीसरे सम्राट की असेसमेंट फाइलों में है। वो उनकी जमीन का नाम है, जहां के वे रहने वाले थे। वो अब जानती है। हाँ, उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल सकता है, उनके परिवार के नाम वाली वो फाइल। मैंने कहा कि द रिकॉर्ड के लिए इसका आर्काइव में रहना जरूरी है। वो समझ गई। वो रुका। मैंने उसकी एक कॉपी बनवाई और उन्हें सौंप दी। यह सही था, मैंने कहा। ये काफी नहीं था। नहीं, मैं सहमत हुई। ये काफी नहीं था, और यह कभी होगा भी नहीं। एक्सपेंशन का असली इतिहास सुधारा नहीं जा सकता, जो हुआ सो हुआ। लेकिन इसे स्वीकार तो किया जा सकता है, उसने कहा।
इसे नाम दिया जा सकता है, रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज किया जा सकता है, वो शांत था। ट्रीटी फ्रेमवर्क पूर्वी इलाकों का प्रतिनिधित्व ढांचा, रिप्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर। मैं इसमें बदलाव कर रहा हूं। उन इलाकों के लिए ज्यादा सीटें जिन्हें इतिहास में जबरदस्ती शामिल इनकॉर्पोरेटेड किया गया था। एक खास क्लॉज जो उनके शामिल किए जाने के पीछे के असल स्वभाव को स्वीकार करे। वह रुका। यह भी काफी नहीं होगा, यह उससे कहीं ज्यादा है जो पहले था। हाँ, उसने मेरी तरफ देखा। क्या यही पैमाना है? उससे ज्यादा होना जो पहले था? ये शुरुआत का पैमाना है, मैंने कहा। यह वो पैमाना है जो आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी ऐसी चीज की पहली मरम्मत कर रहे हों जो कभी सही तरीके से बनाई ही नहीं गई थी। मैं रुकी। पहली मरम्मत के बाद, स्वीकार करने के बाद, प्रतिनिधित्व देने के बाद, पैमाना और ऊंचा हो जाता है, क्योंकि अब एक बुनियाद फाउंडेशन होती है। अब आप सिर्फ पैचिंग नहीं कर रहे होते, आप कुछ नया बना रहे होते हैं। वो कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गया। कुछ नया बनाना, उसने कहा। हाँ, द रिकॉर्ड इसमें मदद करता है, मैंने कहा। एक बार जब असली इतिहास रिकॉर्ड में आ जाता है, जब लोगों को पता चल जाता है कि असल में क्या हुआ था, बिल्कुल सटीक नाम के साथ, तो इसके बाद क्या होना है, उस बातचीत को खड़े होने के लिए एक बेहतर जमीन मिलती है। तुम उस जमीन को बना रही हो, उसने कहा। द रिकॉर्ड यही है, कोशिश कर रही हूं, मैंने कहा। बहुत सारे लोगों की मदद से। उसने एक पल के लिए मुझे उस चेहरे के साथ देखा जो पहले कई तरह के भावों से गुजरा था और अब एक ऐसे ठहराव पर आ चुका था जो बस वो खुद था। न कोई हल्की सी मुस्कान, न कोई कंट्रोल्ड प्रोफेशनल नजरिया, और न ही किसी ऐसी चीज को सहेजने का सधा हुआ अंदाज जिसकी वो परवाह करता था। कुछ ऐसा जो बिल्कुल सीधा था, उस पल में मौजूद, उसका अपना। तुम कहानी के बाहर से आई थी, उसने कहा। एक एंडिंग को ठीक करने के लिए। हाँ, जो एंडिंग तुमने ठीक की वो वैसी नहीं है जैसी तुमने सोची थी। नहीं, मैंने कहा। यह उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी है और बेहतर है। मैं रुकी। और ये लगातार चलने वाली, ऑनगोइंग है। लगातार चलने वाली, उसने कहा। हाँ, उसकी आवाज में कुछ था। मुझे लगता है कि मुझे ये ज्यादा पसंद है। मुझे भी, मैंने कहा। वॉर रूम में खामोशी थी। बाहर का शहर अपनी शाम के कामों में व्यस्त था। द रिकॉर्ड नीचे सब लेवल में धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था, सब्र के साथ और लगातार, उस जमीन को तैयार करते हुए। स्कॉलरली सीट, कुछ देर बाद उसने कहा। उन्होंने विजिट के लिए रिक्वेस्ट की है। जाहिर तौर पर उन तक ये बात पहुंची है कि हम कुछ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बना रहे हैं और वे भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। उनके पास इस महाद्वीप कॉन्टिनेंट का दूसरा सबसे बड़ा प्री इंपीरियल कलेक्शन है। हाँ, एक ठहराव। मैंने उनसे कहा कि हम वसंत स्प्रिंग में वहां आएंगे, जब ट्रीटी फ्रेमवर्क का पहला फॉर्मल अप्रूवल होगा। उसने मुझे देखा। मुझे लगा तुम भी आना चाहोगी। आर्काइव के महत्व को देखते हुए मैंने उसकी तरफ देखा। एक ट्रिप, मैंने कहा। आर्काइव के सिलसिले में, बिल्कुल। स्कॉलरली सीट तक पहुंचने में 3 हफ्ते का सफर लगेगा। 4, अगर तुम उत्तरी रास्ता नॉर्दर्न रूट चुनती हो जो उन शुरुआती बस्तियों सेटलमेंट साइट्स से होकर गुजरता है जिन्हें मैरन ने स्ट्रक्चरल रीडिंग में पहचाना था। वह रुका। जो कि प्रासंगिक रेलेवेंट होगा। आर्काइव के लिए बेहद प्रासंगिक, मैंने कहा। आर्काइव के लिए तो फिर ये तय रहा। उसने उस इंसान के पूरे संभल कर रहने वाले अंदाज के साथ कहा जिसने वो कह दिया था जो वह कहना चाहता था और अब वह इसकी ज्यादा गहराई में जाने का इरादा नहीं रखता था। आर्काइव के सिलसिले में मैं सहमत हो गई। और हम दोनों में से किसी ने भी इस बारे में फिर कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ चीजों को समझने के लिए उन्हें शब्दों में कहना जरूरी नहीं होता, और वह समझ वहां पहले से थी, काफी समय से थी, और इतनी सब्र वाली थी कि वसंत तक का इंतजार कर सके। चैप्टर 68 द रिकॉर्ड कंटिन्यूड। द रिकॉर्ड के शुरू होने के 3 महीने बाद हमारे पास ये सब था। हीरो कैंडिडेट प्रोग्राम का पूरा ब्यौरा, 11 लोग, 7 जिंदा गवाहियां और गुजर चुके 4 लोगों के परिवारों के बयान। उनकी हर तैनाती, डिप्लॉयमेंट, हर ऑफिशियल झूठ और उसका हर असली परिणाम। एक्सपेंशन का पूरा डॉक्यूमेंटेशन। तीसरे सम्राट के रिकॉर्ड्स, जिन्हें गिल्ड की पैरेलल इंटेलिजेंस और पूर्वी इलाकों की जमीनी हकीकत पर मैरन की स्ट्रक्चरल रीडिंग के साथ क्रॉस चेक किया गया था। वो पहाड़ जिनके नाम बदल दिए गए थे, वो नदियां जिनका रुख मोड़ दिया गया था, वो गांव जो एक रिकॉर्ड में दिखाई देते थे और अगले ही रिकॉर्ड से गायब हो जाते थे। वॉइड साइकिल का इतिहास, पिछले 4 वाक्यों का पूरा ब्यौरा, जिसे गिल्ड के छुपे हुए आर्काइव, दीवारों की नक्काशी और आर्किटेक्ट के स्पेसिफिकेशन से निकाला गया था।
वेसल्स का चक्र, वो 12 नाम और उन ऑफिशियल झूठों के पीछे छुपा हुआ हर एक इंसान की जिंदगी का असली सच। द आर्किटेक्ट ऑफ फॉलन लाइट का आर्किटेक्ट, इसका पूरा ब्यौरा, सभ्यता से पहले की कोडिंग से लेकर उसके आखिरी सफर तक, उसके जाने पर मरे की परसेप्चुअल रीडिंग, और उसके बाद वो पूरा स्ट्रक्चरल नेटवर्क कैसा महसूस हो रहा था। और मेरा अपना अनुभव फर्स्ट पर्सन में, कि वो सब कैसा एहसास था। जब मैंने इसे पूरा कर लिया तब केएल ने इसे पढ़ा। उसने इसे शाम के समय वॉर रूम में पढ़ा, जबकि मैं टेबल के दूसरे छोर पर बैठकर एक्सपेंशन के क्रॉस रेफरेंसेस पर काम कर रही थी। पढ़ते हुए उसने कोई कमेंट नहीं किया, बस कभी कभी उसकी खामोशी की गहराई बदल जाती थी। मैंने उसके हाव भावों की तरह उसकी खामोशियां पढ़ना भी सीख लिया था, उनके अलग अलग वजन और उनके एहसास को। जब उसने पढ़ना खत्म किया तो उसने इसे नीचे रखा और कहा, वॉइड वाला हिस्सा, जब तुम उसके अंदर गई थी। हाँ, तुमने लिखा है, मैंने किसी असली चीज को थाम रखा था, कुछ बहुत खास, खुद को बिखरने से बचाने के लिए। वह रुका। तुमने यह नहीं लिखा कि वह क्या था। नहीं, मैंने कहा। क्यों? मैंने उसकी तरफ देखा। क्योंकि कुछ चीजें रिकॉर्ड के लिए होती हैं, मैंने बहुत संभल कर कहा, और कुछ चीजें नहीं होती। उसने एक पल के लिए मेरी नजरों को थामे रखा। वह क्या था? उसने कहा। यह कोई सवाल नहीं था। वो इस अंदाज में बोल रहा था जैसे उसे जवाब पहले से पता हो और वो बस उसकी पुष्टि, कंफर्म, चाहता हो। मैंने काफी देर तक उसकी आंखों में देखा। आप जानते हैं कि वो क्या था? मैंने कहा। वॉर रूम में एक गहरी खामोशी छा गई। तभी केएल ड्रिवॉस, सम्राट, पूर्व विलेन, 9 सालों तक एक नामुमकिन बोझ उठाने वाला इंसान, वो जिसे कहानी ने एक मॉन्स्टर की तरह लिखा था और जो असल में उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ और गहरा साबित हुआ था। उसने एक 12 साल की एनालिस्ट की तरफ देखा जो दूसरी दुनिया से गिरकर यहां आई थी और जिसने इस दुनिया में कुछ बेहद सच और मुकम्मल खड़ा कर दिया था, और कहा, हाँ, उसने कहा, मैं जानता हूं, और वो काफी था, जरूरत से कहीं ज्यादा काफी। सच कहें तो सब कुछ जो एक शांत कमरे में एक आम सी शाम के ढलने पर उन 3 शब्दों में कह दिया गया था। द रिकॉर्ड नीचे सब लेवल में इकट्ठा हो रहा था। वसंत, स्प्रिंग, आने वाला था। स्कॉलरली सीट हमारा इंतजार कर रही थी। असली इतिहास लगातार चल रहा था, सब्र के साथ, अपनी जमीन तैयार करते हुए। और जो कहानी लिखी गई थी उसमें कहा गया था कि एंडिंग तय और फिक्स्ड है। लेकिन जो कहानी असल में हुई, उसने कुछ और ही कहा। उसने कहा, ये पल। उसने कहा, यहाँ। उसने कहा, ये सिलसिला लगातार जारी है, ऑनगोइंग, और ये, आखिरकार, मुमकिन सबसे सच्चा अंत, एंडिंग, साबित हुआ, जो असल में कोई अंत था ही नहीं, बल्कि एक खुला छोड़ दिया गया दरवाजा था। एक ऐसा रिकॉर्ड जो अभी भी लिखा जा रहा था। एक ऐसी दुनिया जिसकी बुनियाद अब पूरी तरह सुरक्षित थी और जिसकी कहानी अभी भी वो बनने की कशिश में थी जो उसे होना था। अध्याय 69। एक रात पहले, बसंत वैसे ही आया जैसे महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, एक साथ सब कुछ नहीं, बल्कि धीरे धीरे इकट्ठा होते हुए। उम्मीद से कुछ ज्यादा गर्म सुबह, फिर एक और वैसी ही सुबह। महल के बगीचे में बर्फ पिघलने की वो खास महक, उस मिट्टी और हरियाली की महक जो लंबे समय से ठंडी पड़ी धरती के आखिरकार अपनी ठंडक छोड़ने से आ रही थी। आंगन के पेड़ कली दर कली छोटे छोटे फैसले ले रहे थे कि आगे क्या होना है। मैंने इस पर उसी तरह ध्यान दिया जैसे मैंने इस दुनिया में चीजों पर ध्यान देना सीखा था, विश्लेषणात्मक रूप से नहीं, प्रोसेस की जाने वाली किसी जानकारी की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव के रूप में। बस बसंत, सर्दियों के आखिरी दिनों की एक सुबह की रोशनी का वो खास मिजाज, जो धीरे धीरे कुछ और बनने ही वाला था। संधि के मसौदे की पहली औपचारिक पुष्टि 2 दिनों में होने वाली थी, जिसका मतलब था कि स्कॉलरली सीट की यात्रा 3 दिनों में थी। मैं 1 हफ्ते से चुपचाप तैयारी कर रही थी, अभिलेखीय आवश्यकताओं को व्यवस्थित करना, सामग्रियों का चयन करना, शोध के प्रश्नों को दर्ज करना। पेशेवर रूप से पूरी तरह मुकम्मल, पूरी तरह से बारीक, इस तरह की बारीकी जिसका अभिलेखीय उद्देश्यों से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इसका पूरा संबंध इस बात से था कि मैं 12 साल की थी और मेरे पास इस सब के लिए कोई तय ढांचा नहीं था, और मैं इसे उसी इकलौते तरीके से संभाल रही थी जो मुझे आता था। इसे व्यवस्थित करके, पुष्टि से एक शाम पहले, मैं तहखाने में विस्तार, एक्सपेंशन के दस्तावेजों पर आखिरी क्रॉस रेफरेंस पूरा कर रही थी, तभी मुझे सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। सेराफिन नहीं थी, कदमों की लय अलग थी। कायलम नहीं, बहुत संभले हुए कदम थे। मेरे नहीं, वो गहराई के अभ्यस्त न होने के कारण धीरे धीरे नीचे आती थी। केल, वो सीढ़ियों के निचले हिस्से पर चाय के 2 कप लिए दिखाई दिया,
जो कि अभूतपूर्व था। केल चाय लेकर नहीं आता था, केल के लिए चाय लाई जाती थी। उसका एक सनकरी सीढ़ी से नीचे तहखाने में 2 कप लेकर आना एक ऐसी बात थी जिसे सामान्य होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे कारणों से जिन्हें मैं पूरी तरह बयां नहीं कर सकती थी, वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। उसने 1 कप मेरे सामने रख दिया, मेज के दूसरी तरफ बैठ गया। तुम अब भी काम कर रही हो, उसने कहा। विस्तार वाले हिस्से पर आखिरी क्रॉस रेफरेंस। सेराफिन की संकेतन प्रणाली को भूमि सर्वेक्षण के रिकॉर्ड में 3 विसंगतियां मिली थीं जिन्हें सुलझाना जरूरी था। मैंने अपनी आंखें पन्ने पर ही टिकाए रखी। बस खत्म होने वाला है, ये सुबह तक इंतजार कर सकता है, मुझे पता है। बस थोड़ा सा बचा है। वो खामोश था। वो खामोश रहने में माहिर था। 4 महीनों की नजदीकी के बाद मैंने उसकी खामोशियों को उसी तरह सूचीबद्ध कर लिया था जैसे मैंने बाकी सब चीजों को किया था। सोचने वाली खामोशी, व्यवस्था संभालने वाली खामोशी, सहज खामोशी, और यह वाली खामोशी जिसे मैं मौजूदगी की खामोशी कहती आ रही थी। एक ऐसे इंसान की खामोशी जिसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी और उसने यहीं रहने का फैसला किया था। कल पुष्टि होनी है, मैंने लिखते हुए कहा। हाँ, घबराहट हो रही है? नहीं, थोड़ी सी भी नहीं। मुझे घबराहट नहीं होती, उसने कहा। वह रुका। सटीक हो जाता हूँ। जब चीजें मायने रखती हैं तो मैं और ज्यादा सटीक हो जाता हूँ, मैंने ध्यान दिया है। संवेदनशील दस्तावेजों के हाशियों में तुम्हारी लिखावट तुम्हारी सामान्य टिप्पणियों से छोटी होती है। मैंने क्रॉस रेफरेंस पूरा किया और पेन नीचे रख दिया। तुम तब भी और ज्यादा सटीक हो जाते हो जब तुम किसी ऐसी चीज को लेकर चिंतित होते हो जो कोई औपचारिक संकट नहीं होती। उसने मुझे देखा। पिछले 1 हफ्ते से विस्तार की सामग्रियों पर जो नोट्स तुम छोड़ रहे हो, उनमें तुम्हारी लिखावट, मैंने कहा, आम दिनों से छोटी है। विस्तार का हिस्सा संवेदनशील है। 3 महीने पहले का पूर्वी गवर्नरों वाला हिस्सा भी संवेदनशील था, लेकिन वहां हाशिए का आकार सामान्य था। मैंने अपनी चाय उठाई। तुम किस बात को लेकर चिंतित हो? उसने अपना कप पकड़ा। वो नियंत्रित, नपा तुला ठहराव जो बस उसके वजूद का हिस्सा था। पुष्टि का काम हो जाएगा, उसने कहा। ढांचा मजबूत है। कायलम ने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के साथ इतना सद्भाव बना लिया है कि वह राजनीतिक भार संभाल सके। सेराफिन ने गिल्ड के दल को अपने पक्ष में कर लिया है। वह रुका। बात पुष्टि की नहीं है। फिर क्या बात है? पुष्टि के बाद यात्रा। हाँ, मैंने उसे ध्यान से देखा। तुम यात्रा को लेकर चिंतित हो। मैं चिंतित नहीं हूं। तुम्हारी लिखावट, मुझे पता है कि मेरी लिखावट क्या बयां करती है, उसने उस लहजे में कहा जैसे कोई इंसान पहले इस बात से वाकिफ न रहा हो कि उसकी लिखावट क्या करती है और अब इस जानकारी को उलझे हुए एहसासों के साथ दर्ज कर रहा हो। मैं चिंतित नहीं हूं। वो रुक गया। 23 सालों में ये पहली बार है जब मैं किसी खास रणनीतिक उद्देश्य के बिना राजधानी से बाहर जा रहा हूं। मैंने इस बात को समझा। 23 साल, मैंने कहा। मैं 8 साल का था। मेरे पिता मुझे एक गर्मियों में पूर्वी पहाड़ी जागीर पर ले गए थे। कोई एजेंडा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। वह रुका। हम चीजों को देखते थे। पुरानी इमारतें, पहाड़ों की वास्तुकला। मैं हर जगह जितने समय तक रुकना चाहता था। मेरे पिता बहुत धैर्य से मेरा साथ देते थे। तुम्हें वो बहुत पसंद आया था। मुझे वह पूरी तरह से अपने भीतर समेट लेने वाला लगा था। वो कुछ पल के लिए खामोश रहा। उस सर्दी में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। जागीर की वह यात्रा आखिरी चीज थी जो हमने साथ में की थी और जिसका साम्राज्य से कोई लेना देना नहीं था। वह रुका। उसके बाद सब कुछ बस एक तैयारी थी। फिर राजमुद्रा, फिर 9 सालों का संकट। 23 साल, मैंने दोबारा धीरे से कहा। अब समझ आ रहा था कि इस संख्या के क्या मायने थे। हाँ, और अब हम स्कॉलरली सीट जा रहे हैं, मैंने कहा, जिसका रास्ता प्रथम युग की बस्तियों से होकर गुजरता है, जहां इस महाद्वीप का सबसे बड़ा पूर्व साम्राज्यीय वास्तुकला संग्रह है। मैं रुकी। अभिलेखीय उद्देश्यों के लिए, उसने कहा। केल, हाँ, ये बहुत। मैं रुकी। फिर से शुरुआत की। मुझे लगता है कि तुम्हें एक नोटबुक अपने साथ रखनी चाहिए। तुम्हारी अपनी सरकारी दस्तावेजों या संधि की टिप्पणियों के लिए नहीं, बस उन चीजों के लिए जिन्हें तुम याद रखना चाहते हो। उसने मुझे देखा। तुम महीनों से इतिहास की किताबों के हाशियों में संदेश पढ़ रहे हो, मैंने कहा। तुम पूर्व साम्राज्यीय वास्तुकला के पाठ पर 3 अलग अलग रंगों से टिप्पणियां लिखते हो क्योंकि तुम ये तय नहीं कर पाते कि कौन से अवलोकन संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, कौन से व्यक्तिगत रूप से दिलचस्प है, या कौन से। मैं रुकी। पूर्व साम्राज्यीय भार वहन दर्शन के बारे में तुम्हारी अपनी राय है जिसका रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है।
तुम महीनों से वे राय रख रहे हो और उन्हें दूसरों के काम के हाशियों में लिख रहे हो क्योंकि उन्हें लिखने के लिए कोई और जगह नहीं है। तहखाने में सन्नाटा छा गया। तुम्हारे पास उन्हें लिखने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, मैंने कहा। उसने काफी देर तक अपना चाय का कप पकड़े रखा। वो रुक गया। मुझे पता है कि यह कोई, मैंने शुरू किया। नहीं, उसने कहा, तुम सही कह रही हो, एक ठहराव। मैंने कभी, एक और ठहराव। यह उस इंसान का खास मिजाज था जो किसी ऐसे विचार का सामना कर रहा हो जिसे वह लंबे समय से न सोचने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास काफी लंबे समय से ऐसी चीजों को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब तुम्हारे पास है, मैंने कहा। अगर तुम चाहो तो। तहखाना बेहद शांत था। नक्काशीदार दीवारें हमारे चारों ओर धैर्य से खड़ी थीं। रिकॉर्ड अपनी व्यवस्थित परतों में इकट्ठा हो रहा था। मैं एक नोटबुक साथ रखूंगा, उसने कहा। अच्छा है, मैंने कहा। हमने अपनी चाय पी। मोमबत्तियां अपनी धीमी गति से जल रही थीं। हमारे ऊपर कहीं महल सो रहा था, और शहर भी, और वो बसंत भी जो बाहर अभी अपना रूप ले ही रहा था। रेन, उसने कुछ देर बाद कहा। हाँ, वो शून्यता, वॉइड। जब तुम उसके भीतर गई थी, वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, मेज की तरफ देख रहा था, उस खास सावधानी और ध्यान से जो कोई इंसान किसी चीज को बिल्कुल सटीक ढंग से छूने के लिए लगाता है। तुमने कहा था कि तुमने किसी असली चीज को थाम रखा था। किसी खास चीज को। हाँ, मुझे पता है कि वह क्या था, उसने कहा। तुमने उसकी पुष्टि की थी। लेकिन वो रुका। मैं कुछ कहना चाहता हूं और मैं इसे बिल्कुल सही तरीके से कहना चाहता हूं। मैंने इंतजार किया। उसने अपना कप नीचे रखा। मुझे सीधे देखा। वही घने बादलों जैसा गहरा ध्यान, लेकिन इस बार अलग, कोई रणनीतिक ध्यान नहीं, कोई पेशेवर नजरिया नहीं। यह उस इंसान का ध्यान था जिसने खुद को जाहिर होने देने का फैसला कर लिया था। जब तुम चली गई थी, उसने कहा, वे 6 हफ्ते, वेद की सड़क और वहां से वापसी का सफर। वह रुका। मैंने एक संदेश को 39 बार पढ़ा था। 12 बार नहीं, 39 बार। एक और ठहराव। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच का रिकॉर्ड, आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, बस हमारा अपना रिकॉर्ड, बिल्कुल सही रहे। 39 बार, मैंने कहा। हाँ, क्योंकि मैं चिंतित था। और इसलिए भी क्योंकि जिस चीज पर आप निर्भर होने लगते हैं, उसकी अनुपस्थिति यह जाहिर कर देती है कि आप उस पर कितना निर्भर थे। वो अब बहुत सटीक था। वही लिखावट, छोटी होने वाली सटीकता। मैं तुम पर निर्भर रहने लगा था। तुम्हारी मौजूदगी पर, तुम्हारे एक ही कमरे में तुम्हारे होने के उस खास एहसास पर। जितना मैंने खुद अंदाजा लगाया था, उससे कहीं ज्यादा, मैंने इस बात को बहुत संभाल कर महसूस किया। मैं अब यहां हूं, मैंने कहा। हाँ, उसने कहा। तुम हो, एक ठहराव। और 3 दिनों में हम स्कॉलरली सीट जा रहे हैं। अभिलेखीय उद्देश्यों के लिए। हाँ, वो हल्की सी मुस्कान जो अब कोई परछाई नहीं थी, बल्कि पूरी तरह वास्तविक, पूरी तरह उसकी अपनी थी। अभिलेखीय उद्देश्यों के लिए, केल, मैंने कहा। हाँ, मैंने तुम्हें थाम रखा था, मैंने कहा। उस शून्यता में, मेरे सिर पर तुम्हारे हाथ का वो खास एहसास और वजन। वही था वह, मैंने उसकी आंखों में देखा। उसी ने मेरे वजूद को बिखरने से बचाए रखा। कुछ ऐसा जो असली और खास था। तहखाने में पूरी तरह सन्नाटा था। उसने काफी देर तक मुझे देखा। फिर उसने कहा, सम्राट की तरह नहीं, रणनीतिक दिमाग की तरह नहीं, उस इंसान की तरह नहीं जिसने 9 साल अकेले उस सब को संभालने में बिताए थे जिसे संभाल करना नामुमकिन था। बस केल की तरह, बस एक इंसान की तरह, अपने पूरे वजूद के साथ। अच्छा है, उसने कहा। ये अच्छा है, और बस इतना ही था। और यही सब कुछ था।